80 घंटों का ऑफर अभी जारी है, तो उसे ले लीजिएगा, रिसीव कर लीजिएगा। चलिए शुरू करें। रेडी? कल की जो क्लास है वो एसएसटी की अलग है ना, कल वाली जो एसएसटी को अलग। चलिए शुरू कर देते हैं फिर फटाफट आपके साथ। ये रही आज की क्लास के कुछ बेहतरीन आपके सामने। चलो, तो देखो पहले आपके सामने आ रहा है कि यहाँ पर आएगा हमारा जो पहला टॉपिक होगा, उस टॉपिक पर जब हम बात करेंगे तो आज हम बात करेंगे पहले वन लाइनर में। ये भी वन लाइनर टॉपिक वाइज है, चिंता ना करिएगा, जिसपे हम विकास के बारे में बात करेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में करेंगे। अगर आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके सामने जो बात होगी, कुछ सवालों का आंसर मैं दिखाऊंगा, कुछ के आपसे पूछूंगा। ग्रोथ एंड जो डेवलपमेंट वाला टॉपिक होगा मेरे बच्चे, इसमें याद रखना यहाँ से आपको 2 नंबर आते ही आते हैं, तो 2 मार्क्स के लिए बढ़िया से पहला सवाल का, क्योंकि मैंने जवाब आपको दिखा दिया है, जिसमें आपको बस अब जवाब देने, अब अपने को थोड़ा सा क्या है संयम के साथ आगे बढ़ते चलेगा। अब आपके सामने देखेंगे यहाँ कि विकास की दिशा का वह नियम जिसमें विकास सिर से पैर की ओर होता है। अगर किसी बच्चे को बैच से रिलेटेड कुछ इश्यूज आए हैं तो प्लीज अभी मतलब वैसे तो वो आपके माई कोर्स में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो कल सुबह मेरे बच्चे, क्योंकि आज संडे था, आज बाकी स्टाफ को नहीं बुलाते हम, मैं ही आज आपके लिए क्या हूँ फ्री हूँ, तो जिन्होंने भी कल बैच लिया जुलाए वहां दे, ठीक है चलेगा। आइएगा, तो विकास की दिशा का वह नियम जिसमें विकास सिर से पैर की ओर चलता है। तो हम जानते हैं कि जब भी आपका हेड टू टो वाली बात आएगी, उस सिद्धांत को हम क्या बोलते हैं भाई? सेफेलोकोडल, जिसको हिंदी में जो बोला जाता है मस्तक आदोनु धूमकी। और इसके अलावा अगर आप इस चीज के जाएंगे, अब दूसरा जो सवाल हमारा आता है उसका जवाब देंगे आप कि हाथ के केंद्र से बाहर की ओर। अब क्या कहता है कि हाथ के केंद्र से बाहर उंगलियों की ओर होने वाले विकास का नियम क्या है? जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताइए किसका होगा। हाँ, चलिए चलिए चलिए, बढ़िया चलते। दूसरे सवाल का जवाब देंगे आप। दूसरे सवाल भाई स्पीड से चलेंगे। दूसरे के जवाब में सबसे पहले ईशू कलर, जितने नाम मैं पढ़ पाऊं उतने देखो हमें। तो ईशू बिल्कुल सही जवाब दे रही है। सर इसको क्या बोला जाता है? प्रोक्सिमो डिस्टल, जहां पर हम ये जानते हैं कि इनर टू आउटर वाला चलता है, जिसे हम निकट से दूर का सिद्धांत बोलते हैं। तो ये मेरे बच्चे ने जो जवाब दिया बिल्कुल क्या है, सही है। विकास कभी नहीं रुकता, इस बात का मतलब अगर आप देखेंगे तो इस बात का मतलब हम 3 तरीके से जानते हैं कि विकास कभी नहीं रुकता, इसलिए हम कहते हैं डेवलपमेंट नेवर स्टॉप। ये सवाल पक्का पक्का अभी तक सीटेट में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। मतलब अगर आप जब जब आपने देखा होगा तो पुराना 2012 वाला ये वाला, तो आप देखिएगा इसको क्या है। अच्छा, अगर आप इसे एक नाम देते हैं कि ये जो नाम आपने दिया है लाइफ लॉन्ग होता है, चलो तो इसके एक नाम तो होता है ये लाइफ लॉन्ग होगा, हमने जान लिया जीवन पर्यटन चलेगा। दूसरा हम ये कहते हैं कि भैया नेवर एंडेड। इसका मेरे बच्चे एक नाम और होता है, इसे एक नाम और दिया जाता है। फटाफट बताओ बताओ तीसरा नाम क्या है इसको? तीसरा बहुत लाइफ लॉन्ग के बाद, बहुत बढ़िया संदीप मेरा बच्चा बिल्कुल सही जवाब दे रहा है कि सर इसको जो बोला जाता है, इसको बोला जाता है क्या? वॉर्म टू टॉम। तो इसका मतलब ये इस नाम से भी जाना जाता है वॉर्म टू टॉम, कि जब बच्चा क्या होता है माँ के गर्भ में होता है और जब वो अंतिम सांस लेता है भगवान के पास जाने से पहले, उसे तो हम इसे अगर एक नाम की ओर में देखेंगे तो कॉन्टिन्यूस, क्योंकि हमारे सामने नहीं यहीं पर आ गया था, ये नहीं रुकता। इसका मतलब आपने बहुत बढ़िया तरीके से सवाल का जवाब दिया। चलेगा बेटा, जिनके पास सीटेट के बैच हो, सीटेट के नए बैच लेने की जरूरत नहीं, पुराने वाले से काम जरूरत। जिन्होंने अभी तक कोई कोर्स नहीं हो उनके लिए ज्यादा है, ठीक है। चलो नंबर आपके सामने यहां तक आ गया। नेक्स्ट जो आएगा हमारा, चले सवाल आपके सामने है भाई। हाँ जी, आपको बताना है 5वां नंबर जो है, ये कहता है अभिवृत्ति और विकास में अंतर। याद रखना, अगर ये मेजर पार्ट, कोई भी तुमसे अगर एक सबसे ज्यादा बड़ा सवाल कभी भी पूछे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो मेजर रीजन होता है वो क्या होता है, तो याद रखना ग्रोथ में और जो डेवलपमेंट होता है इसमें, अगर आप देखेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट में जो सबसे बड़ा अंतर होता है वृद्धि और विकास में, तो वृद्धि और विकास का सबसे बड़ा अंतर होता है कि जो वृद्धि होती है वो मात्रात्मक होती है। अब फटाफट ये बताओ, मात्रात्मक में आप किसकी मात्रा को माप सकते हो? और जो डेवलपमेंट होता है वो मात्रात्मक भी होता है, प्लस में क्या होता है, गुणात्मक भी होता है। अब आपको बताना है कि मात्रात्मक में क्या, तो हम मात्रात्मक में अगर देखेंगे तो मेरे बच्चे याद रखना, शारीरिक, जो शारीरिक चीजें होती हैं वही माप पाते हैं। जैसे आप लंबाई नाप पाते हैं, आप क्या है भाई किसका कितने मोटापा है, किसकी कितनी एज है, इस तरह नाप पाते हैं। तो हाइट कर सकते हैं, बहुत बढ़िया, हाइट एंड वेट के बारे में आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे आगे की तरफ, तो अभिवृद्धि एवं विकास की अवधि के बारे में अगर बात करेंगे तो ये 2 सवाल यहां से एक और मेरी तरफ से लो। कभी भी आपके सामने सवाल आ जाए तो मैंने कहा ये रिवीजन ऐसा होगा जो जीवन भर याद रखना तुम्हें। अगर कोई पूछे बेटा बाल मनोविज्ञान,
तो याद रखना अगर बाल मनोविज्ञान है तो उसका जो समय होगा, इस सवाल से जन्मा है ये, बाल मनोविज्ञान का समय होता है, आप इसे कह सकते हैं कि माँ के गर्भ से लेके 18 वर्ष तक, कितना 18th ईयर तक, 18th ईयर तक। लेकिन बेटा अगर कोई मानव विकास पूछेगा, क्या पूछेगा, मानव विकास, तो इन दोनों सवालों में जीवन भर याद रखना, जो मानव विकास होता है वो कहाँ से चलता है, माँ के गर्भ से लेके कब्र तक चलता है। तो इस बात को कभी भी भूलिएगा मत कि अभिवृत्ति जो है वो क्या है, परिपक्वता पर क्या है, रुक जाती है, लेकिन जो विकास है वो कहाँ तक चलता है, मृत्यु तक। इसीलिए बाल मनोविज्ञान की जो उम्र होगी वो क्या होगी, गर्भ से 18 ईयर तक होगा, और जो मानव विकास होगा वो हमारा क्या होगा, गर्भ से कब्र तक होगा। बात समझ में आई, हाँ या ना, बात समझ में आई, यस और नो। चलिए, अगर इतनी बातें समझ में आ गई और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो आपके सामने एक नया सवाल है, नंबर 6। आपको बताना है विकास की जो दिशा का नियम होता है, विकास की जो दिशा का नियम होता है, आंसर नहीं दिखाऊंगा, बताओ, जो हमारा विकास की दिशा का नियम होता है वो कितने प्रकार का होता है, विकास की जो डायरेक्शन, अगर आपने प्रिंसिपल ऑफ क्या होता है, डेवलपमेंट डायरेक्शन, बताओ क्या होता है, ये क्या होता है, जल्दी भाई, तुम तो यार अब छोड़ दो, चैट नहीं बटा, कौन क्या है प्लीज याद रखिएगा। अब मैं किसी के मैसेज बस आंसर के अलावा नहीं पढ़ूं, बहुत बढ़िया, सब लोगों ने जवाब देना शुरू कर दिया कि आप अगर इसका जवाब देंगे तो डायरेक्शन कितने होते हैं मेरे बच्चे, दो तरीके से चलता है, बहुत बढ़िया। एक हमने अभी जाना था सेफेलोकोडल, और दूसरा क्या होता है, प्रोक्सिमोन डिस्टल। अब एक बात और याद रखना, इस सी को मेरे बच्चे इस तरह भी याद रखना, एक किस पर बेस्ड होता है, कॉग्निटिव पर, और जो दूसरा होगा वो याद रखना हमेशा क्या होगा, फिजिकल पर। तो अगर आपने ये भी जवाब दिया तो इसका मतलब आप इस प्रोसेस में है जहां सेफेलोकोडल और प्रोक्सिमोन डिस्टल आप बता पा रहे हैं, बहुत बढ़िया, पेयर वाली बात, शाबाश शाबाश शाबाश। चलो अच्छा, एक बात बताओ, बच्चे की जो विकास की दर होती है, विकास की जो वो होती है, दर होती है, विकास की जो दर होती है, विकास की जो भैया स्पीड होती है, वो सब में सेम होती है कि अलग अलग होती है, बताओ, सेम कि डिफरेंट, डिफरेंट, सेम होती है कि डिफरेंट होती है, इनर टू आउटर, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, बताओ जरा, हाँ जी। चलिए, ये हुई ना बात। तो अगर आपने इस सवाल का जवाब दे दिया यहाँ पर, स्पीड क्या होगी, याद रखना मेरे बच्चे, हमेशा क्या होगी, डिफरेंट होगी, कभी कोई जल्दी समझ लेता है, कभी कोई लेट, डन। चलो, यहाँ तक की जानकारी बहुत बढ़िया। तो विकास की दिशा का क्या होता है आपने जाना, बट कोई बात नहीं, इसे भी याद रखना। इसी में हम क्या रखेंगे, जनरल टू स्पेसिफिक भी, जनरल टू स्पेसिफिक। बताओ, पेस ऑफ डेवलपमेंट, तो ये तुमने 7 नंबर जवाब दे दिया कि नहीं दिया, हाँ। तो अगर कोई तुमसे मेरे बच्चे डायरेक्शन पूछेगा, एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, नंबर 6 और 7 में हमने एक चीज हमेशा याद रखनी है कि अगर कभी भी कोई पूछ लेगा कि विकास की दशा जो डायरेक्शन के कितने सिद्धांत, वो दो ही होते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में आ जाए, ऑप्शन में आ जाए यहां पर, तो मेरे बाबू याद रखना, ऑप्शन में आते टाइम सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलेगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर। आगे देखें, एक बच्ची कह रही, सर जी हमें आपने ब्लॉक क्यों, कह रहे पगली, अगर तुझे ब्लॉक कर देते तो तेरा मैसेज कैसे आता है दीदी, तुम भी मतलब मेरे से कुछ ना कुछ सुन के जाना ही चाहते हो हमेशा। चलो आगे देखें, यहां तक की जानकारी होने के बाद अगर आपने जानकारी दे दी तो चलिए नेक्स्ट आता है लाइन, देखे भैया, नंबर 8 पूछना चाहता है आपसे, जवाब देंगे हम, ये लो नंबर 8, बड़ा हो रे बाबू, नंबर 8, विकास के क्रम की जो भविष्यवाणी की जा सकती है, हाँ या ना। देखो, इस सवाल में दो कंफ्यूजन होते हैं, दोनों क्लियर कर देता हूं मैं, दो कंफ्यूजन होते हैं, दोनों क्लियर करता हूं। आज मैंने इनलाइनर को इसीलिए लाया हूं ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि कहां पर कंफ्यूजन होते हैं। जी बेटा, कहीं ब्लॉक नहीं होता, अध्ययन मंत्र में कोई कहीं नहीं ब्लॉक होता। विकास के क्रम की जो भविष्यवाणी है उसके बारे में याद रखना, विकास के क्रम की भविष्यवाणी की जा सकती है, समय की नहीं। तो अगर कभी भी सवाल में, कितने लोगों को ये पहली बार पता चला कि जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, ये तो बताया जा सकता है कि इसका क्रम जो होगा ऐसे होगा, मतलब ये तो हम बता सकते हैं कि पहले भाई इन्फेंसी आएगा, फिर चाइल्डहुड आएगा, फिर उसका एडोलसेंस आएगा, फिर एडल्टहुड, लेकिन मेरे बच्चे किस में किस समय आएगा ये कभी फिक्स नहीं किया जा सकता। इसीलिए तुम्हारे मम्मी पापा ने कई बार बोला होगा, तो इतना बड़ा होगा, बुद्धि नहीं दी के भगवान ने, है ना। तो इसलिए मेरे बच्चे याद रखना, आपके सामने अगर कभी भी बात हो तो कोई पूछे विकास में जो हम भविष्यवाणी वाला वो देते हैं, जो हमारा भविष्यवाणी वो होता है, एग्जाम्पल होता है कि भाई
कि इसे सिंपल सा कि क्या प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन जो होता है वो कैसे होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन में ये तो बता सकते हैं कि कर्म क्या होगा, लेकिन ये कभी नहीं बता सकते समय क्या होगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। हार्लोक मैडम के हिसाब से बताओ विकास की अवस्थाएं कितनी है, विकास की अवस्थाएं कितनी है बताओ। मैडम ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं, हार्लोक मैडम ने विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं कोई। एक दरखास्त है बहुत प्यारी सी और बहुत ही प्यारी सी है, आप इस क्लास में कोई भी इस क्लास से रिगार्डिंग अलग मैसेज करेंगे तो आप अपना मेरा और कमेंट बॉक्स का समय खराब करेंगे। आप अगर ऐसा लग रहा है कि आप किसी मैसेज में ना, तो मेरे बच्चे इस क्लास के दौरान अभी में कोई आपका सॉल्यूशन दे सकता और ना कुछ कर सकता। संडे है तो मैं संडे में आपको पढ़ाने आता हूँ इसलिए, ताकि वो सीक्वेंस बना रहे और आप उस चीज़ को अगर ऐसे चैट में करोगे तो पॉसिबल। जैसे हार्लोक मैडम की स्थिति पे जब आप जाएंगे तो जितने भी लोगों ने सवाल का जवाब दिया है वो सारे के सारे गलत है, सारे के सारे क्या हैं, गलत है। तो याद रखना अगर आपके सामने है तो हार्लोक मैडम जो बोलती है मेरे बाबू याद रखना उन्होंने कितनी बताई है, 5। कितनी बताई है, नंबर 9 के साथ जब जाएंगे तो याद रखना उन्होंने कितनी बताई है, 5 बताई है। क्या है, हाँ नंबर कितने बताए हैं, 5। तो सवाल नंबर 9 में जो था, तो आप अगर आज तक 4 जानते हैं तो जानो इन्होंने जो हमारे सामने 5 बताई है मेरे बाबू, वो 5 जो है वो आपके सामने है। ये देखो अभी तो मैं अगले सवालों में देखते जाओ अभी तो क्या क्या होने वाला है तुम्हारे साथ, तो नई जानकारी देखते जाओ कि भाई हम जानते एक तो क्या हो, गर्भावस्था बताई, शैशवावस्था बताई, बाल्यावस्था बताई, किशोरावस्था बताई और प्रौढ़ावस्था, मतलब इन्फेंस प्रीनेटल स्टेज भी बता दी है, इन्फेंसी भी है, चाइल्डहुड है, एडोलसेंस है, एडल्टहुड। तो बट्टे याद रखोगे ना हार्लोक मैडम। और याद रखना हम सबसे ज्यादा अगर विकास में किसी चीज का जिक्र करते हैं तो किस मैडम ने हमें सबसे ज्यादा जानकारी दी, तो याद रखना हार्लोक मैडम ने सबसे ज्यादा जानकारी दी। और 5 जितने लोगों को पहली बार पता चला वो दिल बना के अपने कमेंट बॉक्स में भेज देंगे ताकि मुझे पता चलेगा कि हाँ। तो हो सकता है आपको पता होगा बट फिर भी आप हो सकता है थोड़े बहुत कंफ्यूजन में रह गए हो। डन भाई, चले आगे, बढ़िया पता चल गया। चलो अब आपको बताना है कि जो गर्भावस्था होती है उसकी 3 उप जो अवस्थाएं होती हैं वो क्या। एक बच्चा ऐसा होगा जो इस क्लास में पढ़ रहा होगा, जो अपने आज के बारे में सोच रहा होगा। आज का मतलब क्या है, कन्वर्जेंट। हे मेरे मालिक, जैसे अल्लाह के नाम पे दे दे रे बाबा, वो सुना होगा ना, कन्वर्जेंट, CONVER जी। तो जो कन्वर्जेंट वाली बात, तो कुछ लोगों को लग रहा होगा बस हम सीटेट किसी तरह 90 पास कर ले, जानकारी गई अपना, हाँ सरसों के तेल में, अब ये वाली बात है। लेकिन बेटा याद रखना जो बच्चा आज इस चीज को कनेक्ट करेगा कि देखो आज अच्छे से पढ़ लेंगे तो एग्जाम में डाइवर्जेंट थिंकिंग आ जाएगा। इसलिए हम ना जब पढ़ते हैं, आप यूट्यूब पर जो पढ़ रहे हैं वो आधा अधूरा ना पढ़िएगा, पूरा पढ़िएगा, बस मेरी आपसे यही है। ठीक है, तो आपने अगर इस सवाल का जवाब दे दिया तो आपने अगर देखा है तो यहाँ पर क्या होगा, हमारी गर्भावस्था की 3 अवस्थाएं होती हैं। अब ये 3 जो उप अवस्थाएं होते हैं आपको याद कराने के लिए, जितने लोगों ने मुझसे पोर्टल में पढ़ा होगा तो मैंने उन्हें इसकी स्टेज भी याद कराई थी, याद कराया था कि नहीं कहा था, मैंने कहा गर्लफ्रेंड के बीच में ई आ गया। क्या याद रखोगे, गर्लफ्रेंड के बीच में ई आ गया, याद रखोगे मेरे बच्चे, गर्लफ्रेंड के बीच पोर्टल में अंदर भी समझाया था। तो इसका मतलब अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो पहले वाली जो होती है 2 सप्ताह तक जो चलती है बीजावस्था, उसके बाद भ्रूण वाली अवस्था, उसके बाद गर्भस्थ अवस्था। तो इसका मतलब इसे याद देखो, यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर क्या है ई और यहाँ पर क्या है एफ। तो कैसे याद रखोगे, गर्लफ्रेंड के बीच में ई आ गया। डन, आगे भाई, चले आगे, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, नंबर आपके बाद इसके बाद नंबर क्या है हमारा नेक्स्ट। जन्म के बाद प्रथम 2 सप्ताह की अवधि को आप क्या कहते हैं बताओ। जन्म के बाद नंबर 11, नंबर 11 का जवाब दो भाई जल्दी। जन्म के बाद जो 2 महीने 2 सप्ताह की अवस्था होती है, तो याद रहेगा 2 सप्ताह वाली जो अवस्था है मेरे बाबू यही लिखा है ना, इसको क्या बोला जाता है, आपका क्या है, सबसे पहली वाले को क्या है, बीज अवस्था। तो इसका मतलब जर्मिनल जो है स्टेज बोला जाता है, याद रखोगे। तो अगर आपने नियोनेट बोला है किसी बच्चे ने तो वो भी ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर साइंटिफिक नाम देखोगे तो आपको क्या देना पड़ेगा, जर्मिनल स्टेज या फिर क्या है, बीजावस्था। चलिए आपने इस सवाल का जवाब दे दिया है ना। तो नियोनेट मैंने इसलिए कहा अगर किसी ने दिया है नवजात वाली तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल जन्म के बाद वाली, ठीक। अच्छा हाँ सॉरी, हमने क्या कर दिया, जन्म जो है नियोनेट बिल्कुल सही था, हमें याद नहीं रहा, जो गर्भ वाली 2 महीने की अवस्था अलग थी, सॉरी भैया।
हम जल्दबाजी में गलत बोल गए, नियोनेट जो था वो नवजात शिशु बोला जाता है, जिसे प्रीनेटल स्टेज के बाद, हाँ गर्भ वाली जो थी हमने गलती बोल दिया है ना, हाँ गर्भ वाली जो थी उसको क्या बोला, जर्मिनल, मेरे हाँ निकल गया। तो जन्म के बाद जो 2 सप्ताह वाली होते हैं इसे नियोनेट बोला जाता है। चलिएगा नेक्स्ट नंबर देखो भाई, आपके सामने जो आता है वो क्या कहता है। अब आपके सामने 2 सवाल, सीखने का आदर्श काल सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। जितने भी लोग यूपी टेट में जा रहे हो, जितने भी लोग सुपर टेट में जा रहे हो, अगर आप सुपर टेट के एग्जाम में हैं तो सुपर टेट के एग्जाम में ये सवाल बिल्कुल छाप के देगा आपको। एच टेट में हो तो छाप के देगा, यूके टेट में हो तो छाप के देगा। अगर ये सवाल है तो याद रखना, आज तक सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली ये अवधि या सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला काल कि आदर्श काल जो शेषवावस्था होता है वो किसने बोला, तो याद रखना वैलेंटाइन ने। किसने बोला था कि शेषवावस्था जो है वो सीखने का आदर्श काल है। ये वाली बात हमारे सामने रखने वाले जो हमारे क्या नाम है, वैलेंटाइन साहब है। क्या नाम है, वैलेंटाइन साहब है। अब वैलेंटाइन साहब ने जब दिया, नंबर 13 पर आओ, कि शेषवावस्था में बालक, शेषवावस्था में जो बालक होता है वो अपराधी प्रवृत्ति का होता है। ये वाली बात के साथ बताइए क्या मतलब है जी। आपके सामने एक और जानकारी आ गई नहीं, और जो जानकारी नहीं है वो आपके सामने कहना चाहती है, पूछना चाहती है कि शेषवावस्था में जो बालक है वो अपराधी प्रवृत्ति का होता है। यह कथन किसका है, बताओ किसने कहा है ये कथन कि शैशवावस्था में जो बालक है वो अपराधी प्रवृत्ति का होता है, अपराधी प्रवृत्ति का होता है, क्रिमिनल टेंडेंसी का होता है। तो याद रखना बेटा, फ्रॉयड, सिगमंड जो फ्रॉयड हमारे हैं, तो सिगमंड फ्रॉयड ने हमारे सामने ये वाला वचन रखा था कि शेषवावस्था में जो बालक होता है वो किसका होता है। देखो मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में चला जाए सारे। तो याद रखना, शेषवावस्था में बालक अपराधी प्रवृत्ति का होता है। ये बात बोलने वाले देखो कौन है, सिगमंड फ्रॉयड। चलो, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। चाइल्डहुड इज द यूनिक पीरियड ऑफ लाइफ। बताओ नंबर 14 किसने जवाब दिया, ये किसने बोला है, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, जीवन का अनोखा काल है। बताओ ये किसने बोला था, ये मेरी क्लास ही इसे एयर कूल को, वर्ल्ड कूल को, इस तो मेरी क्लास क्यों नहीं देते, मेरी तो क्लास चल रही है लगातार। बेटा इसका बैच चेक कर यार, एक बार इसका बैच चेक करो। एयर कूल पे वो अपना हो, एयर कूल मेरे बच्चे वर्लपूल वाले, अपना नाम बता सही वाला, एयर कूल नाम दे रखा, कैसे सर्च करवाऊं, ओरिजिनल नाम लिखो अपना। तो ये कहते हैं स्टेनले हॉल ने कॉल, देखते हैं देवी और सज्जनों कितने बालकों का बिल्कुल सही बात है। जी हाँ, जिन्होंने जवाब दिया है रोज साहब को, तो ये कथन किसका है, रोज साहब का है, रोज साहब का है, रोज साहब। तो रोज जो साहब है हमारे, ये लो आ जाओ, अभी तो बहुत कुछ मजा आने वाला है आज। तो अगर कोई कहता है ये अनोखा है, उसने दिया गुलाब का फूल दिन बन गया अनोखा, उसने दिया गुलाब का फूल दिन बन गया अनोखा। तो याद रखना, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। देखना एयरपूल, एयरकूल, एयरवूल, पता नहीं क्या नाम है इसका लड़की का, अब ये भी नहीं पता लड़की के लड़का, मैं तो ये सोच के चलता हूं। नाम है साबिर गावली। नाम लिखा था कवाली का ही पूरा नाम लिख दे, सारे गांव है बेटा, सॉरी मजाक में करने की आदत है ना। साबिर गावली, ये तो उसके जैसे नाम होगा, जो लड़की नहीं थी, क्या हो गया, बतेरी, है ना उसका नाम, बतेरी था ना। हाँ, ऐसा कौन है, ऐसा तो रोज ने नाम रख दिया होता तो बाबू आज तो दिक्कत हो जाती है हमारे साथ पढ़ने में। तेरा तो एयर कूल बढ़िया बढ़िया, तूने जो नाम रखा ना बाबू, एयर कूल जो है वो ज्यादा है, मतलब सुनने में सही लग रहा है मेरे को। आओ, अब ये वाली बात कहते हैं कि सर जी बाल्यावस्था को जो गैंग, नहीं, हमने कहा कि बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था या गैंगेज जो है, गैंगेज को हिंदी में तुमने जाना आज तक गैंगेज समूह आयु लिखा होगा, ये लो। तो ये वाली जो बात है, देखते हैं स्क्रीन पर देवी और सज्जनों किसने बोला था, क्या ये सही होगा कि ये रिवाइवल वाली है। ओ लो, राइवल 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 राइवल, अगर देख कोई है मेरे साथ, सर आज एक ही वो हाँ बेटा, अरे ले भैया, अगर ये है तो याद रखना, ये गैंगेज वाली जो अवस्था है, तुम सारे गलत हो गए। किल पैट्रिक ने, किसने बोला है, किल पैट्रिक। और किल पैट्रिक जो पापा किसके थे, जल्दी बताओ। किल पैट्रिक साहब जो हैं वो एक उसके अवस्था के, किल पैट्रिक गलत लिखा दिया मैंने, चलो ठीक है। किल पैट्रिक किसके पापा हैं बताओ, आ जाओ बताओ जल्दी। तो बेटा किल पैट्रिक जो है वो पापा माने जाते हैं किसका,
किलपैट्रिक याद रखना प्रोजेक्ट मेथड के, किसके? प्रोजेक्ट मेथड जो हमारा होता है उसके पापा का नाम क्या है? किलपैट्रिक है। आओ चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नया नंबर आता है आपके सामने, ये रहा। किशोरावस्था तनाव और ये देखो इस मैसेज को कितनी स्पीड से आएंगे आंसर, क्योंकि ये इतनी बार पढ़ाया जा चुका है इतने एग्जाम में कि किशोरावस्था तनाव का और तूफान का और संघर्ष की अवस्था है। ये किसने बोला? जल्दी बताओ भाई, बताइएगा जल्दी, जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, ये तो आपने कह दिया, क्योंकि ये तो भाई साहब क्या है? स्टेनले होल है। ये हमारे क्या है? स्टेनले होल साहब हैं। जितने बच्चों ने स्टेनले होल दिया आंसर उनके समक्ष आ जाता है। बहुत बढ़िया, स्टेनले होल इज द राइट आंसर। चलो नंबर आओ नेक्स्ट, ये लो। एक मैं बताऊंगा फिर अगला पूछूंगा। स्टेनले होल का सिद्धांत जो कहता है कि बालक अपने विकास में जाति के इतिहास को दोहराता है, इस सवाल को याद रखना इंपॉर्टेंट तौर पर मेरे बच्चे। तो याद रखना, इसको हम क्या करते हैं? पुनरावर्ती सिद्धांत। तो एक बात याद रखना, रिकैप्चुलेट या फिर क्या है? रिकैप्चुलेशन थ्योरी किसकी है? अपने दिमाग में छाप लो इसको कि स्टेनले होल का सिद्धांत कहता है बालक अपने विकास में जाति के इतिहास को दोहराता है। किसके? जाति के इतिहास को दोहराता है। अब सवाल उल्टा पढ़ो कि पुनः दोहराना मतलब रिपीट करना, तो रिपीट मेरे बच्चे मिल गया। तो अगर कोई तुमसे पूछेगा पुनरावृत्ति का सिद्धांत हमारी सीडीबी में किसने दिया, तो उनका नाम क्या रहेगा? स्टेनले होल। याद रखोगे? अरे हाँ या ना बोलते रहा करो। किशोरावस्था बड़े संघर्ष और तनाव का काल है, यह सांस्कृतिक कारकों पर निर्भर है। ओ हो, आज की कहानी में एक नया ट्विस्ट और आ गया। क्वेश्चन नंबर जो 18 है बाबू, क्वेश्चन नंबर जो 18 है, बताओ जरा। क्वेश्चन नंबर जो 18 है, इसमें देखो आज तक आप यहां तक तो पढ़ते आए थे कि यहां तक तो पढ़ लिया था कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष एवं तनाव का काल है, यह सांस्कृतिक कारक के ऊपर निर्भर करता है, कि जो हमारे कल्चर सांस्कृतिक है उस पर निर्भर करते हैं। बताइएगा, चलो डन। बहुत बढ़िया। तो आपने अगर इस सवाल का जवाब दिया है यहां पर, तो आपने अगर जवाब दिया जी नहीं, वाइगोत्स की नहीं है, वाइगोत्स की नहीं है, ये मील साहब आपने कभी सुना? मीड, तो मार्गेट मीड जो थे। बस याद रखना कि इस थ्योरी को अगर फॉर्मूला यहां तक था तो इसका तनाव का है, तो ये किसका? स्टेनले होल का। लेकिन स्टेनले होल के बाद कहा कि भाई इसका जो रीजन है वो क्या है? सांस्कृतिक कारक है। ये हमें किसने बोला था? मार्गेट मीड ने। नेक्स्ट नंबर आता है आपके सामने, मार्गेट मीड का जो प्रसिद्ध अध्ययन है। बेटा अभी प्याजे वाइगोत्स की सब आएंगे, चिंता ना करो। मार्गेट मीड ने कहा कि जो प्रसिद्ध अध्ययन है वो जिस द्वीप पर हुआ वो क्या है? चलो इसे तुम्हें नहीं पता होगा, मैं वैसे ही लिख लो। तो मार्गेट मीड जो है, बच्चों के बारे में अगर देखते हैं और बात करते हैं, उन्होंने कहा कि मार्गेट मीड का प्रसिद्ध अध्ययन जिस द्वीप पर हुआ था उस द्वीप का नाम क्या था? समोया। क्या होगा? समोया, समोला आइलैंड। ये वाला पेपर अगर आप देखोगे तो अभी जो सीडीपी आई थी मेरे बच्चे, उसकी थी, क्या नाम है अपना यहाँ, अरे यार जो कैंसिल हो गया था, महाराष्ट्र स्टेट में भी अगर देखोगे तो ये वाला सवाल रिपीट हुआ था, वेस्ट बंगाल वाले में भी रिपीट था, और उसके अलावा एक शायद आंध्रा वाला था, वहां पे था। डन। थोड़ा स्लो चलो। ओके गाइस, आ जाओ, प्यार से पढ़ेंगे। और चलो मेरे बच्चे, इतना जानने के बाद बेटा बताओ, किशोरावस्था में लैंगिक परिपक्वता का जो सिद्धांत है, जो शुरुआत है, वो कहां से है? बताओ। किशोरावस्था में लैंगिक परिपक्वता की जो शुरुआत होती है वो कहां से होती है? मार्गेट मीड बेटा याद रखना है, जैसे हम मान लो किसी ने रिसर्च किया, किसी एक जगह जाके चले गए, तो ये एक जगह एक समोआ द्वीप था, वहां जाके बैठ के इसने रिसर्च किया। हम्म। नेक्स्ट, अभी तो मेरे सवाल आने शुरू होंगे बेटा आने वाले टाइम में। किशोरावस्था में लैंगिक परिपक्वता की शुरुआत वाली बात जल्दी बताओ। लैंगिक परिपक्वता की शुरुआत, शाबाश, ले भैया, ये तो तुम भूल गए। अगर तुमने भूल गए इस सवाल के साथ, तो नंबर जो 20 है मेरे बच्चे, बिल्कुल सही उन बच्चों का है जिन्होंने यौन अवस्था। तो याद रखना, किशोरा अवस्था में अगर कोई तुमसे पूछेगा कि लैंगिक परिपक्वता की बिगिनिंग ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी कब होती है, तो इसका मतलब जब जवानी फूट जाती है, तुम्हारी यौवन आरंभ हो जाता है। तो याद रखना, जैसे जैसे यौवन आरंभ होगा, तो नॉर्मली अगर यौवन की स्टेज बताओ जरा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि प्यूबर्टी वाली जो स्टेज होती है, इसकी एज ग्रुप क्या होता है, वो बताओ। इसका एज ग्रुप क्या होता है? अच्छा, जवानी, यौन आरंभ तो जानते हो ना, जिसमें नॉर्मली टीन टीन लिखा होता है।
क्या लिखा होता है? टीन। जैसे 14, 13, 16, 18, वैसे 18 तक मानते हैं, बट हम इसमें 19 में 12 एंड 13 के बाद। बहुत बढ़िया। 12 से जिन्होंने लिखा, मतलब किताबें बेटा 12 बोलते हैं, 11 नहीं बोलती, 11 प्लस नहीं। चलो, बालिकाओं में प्रथम जो वो होता है, जो आप उसे कहते हैं कि भाई जो मेंस्ट्रुएशन होता है, या आप कह सकते हैं जो पीरियड्स वाली बात होती है, तो वो क्या कहलाती है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या होगा जी? अब देखो, मैंने एक चीज बोली थी, अगर तुम्हें देखो मेरे बच्चे नया पढ़ना है तो अलग बात है, और तुम्हें वही बेटा रिपीटेड पढ़ना है तो अलग बात है। रिपीटेड तो मेरे बच्चे इतना है कि आप एक ही सवाल को अगर देखोगे ना तो 4 बार। अरे वरुण को यार मैंने सब वो नहीं दिया, शाबाशी बोल रहा हूँ, उसे मुबारक देनी थी, इसका लड़का हुआ ना। हाँ दियो जरा। हेलो, किसकी छुट्टी चाहिए तेरे को? नमस्ते। तुम बाबू बन गए? अरे, अब बताया भी नहीं तूने। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो छुट्टी ले भी 2-4 दिन आराम से, ध्यान रख बच्चे भी बचेगा। हाँ हाँ, पैसे पहुंचवा देगा तेरे पास, चिंता क्यों मान रहा है तो है? कोई दिक्कत दिक्कत, कोई दिक्कत परेशानी, सब ठीक ना? बढ़िया होगा, ठीक है, मिठाई का डब्बा पहुंचवा दियो, फिर ले आइए ऑफिस में, 2-3 भिजवाइयो। ओके ओके ओके, ठीक है। तेरे पे गया, मम्मी पे गया? ठीक है, अभी नहीं पता चला तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में नहीं होना चाहिए, बाद में पता चल जाना चाहिए कि मम्मी में कि नहीं, हेरिडिटी का नियम लागू हो जाएगा हमारे यहाँ भाई। ठीक है, ओके, चलो ध्यान रखो, बाय बाय। चलो भाई, तो यहाँ तक की जो बात आ गई मेरे बच्चे, बालिकाओं में जो प्रथम जो होता है रजोदर्शन, जिसे मेरे बच्चे मेंस्ट्रुएशन बोला जाता है, मेंसेस जिसे आगे, तो इसको जो बोला जाता है, याद रखना, मेनार्की। क्या बोला जाता है? मेनार्की। चलो भैया, नया सवाल, नई जानकारी मेरे बच्चे, आओ। अगर देखो, अगर आप ये सवाल थे तो हमने जब रखा ना, अगर तुम्हें मेरे बच्चे इन सवालों को देखो, मैं तो लाया हूं बहुत बढ़िया तरीके से, मतलब कि उसने क्या क्या बोला है आप ये देखते चलोगे। अब तुम्हारे साथ क्या है, तुम्हें कोई नया सवाल दे देता हूं ना, तो तुम्हारी दिलो धड़कनों में ऐसा हो जाता है, सर जी ये कहाँ से आ गया, ये तो हमें पता ही नहीं, लॉन्गिट्यूडनल, जबकि ये सवाल बहुत प्यारे हैं। ये अनुदैर्य क्या होता है, ये वाला तुम्हें क्या चाहिए, देखो तुम्हें बताता हूं, तुम क्या पूछोगे। ये देखो, जैसे अभी मैंने ये मान लो स्किप कर दिया, ये देखो अभी, है ना, ये वाला वंशानुक्रम का गुणसूत्र, फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। तुम्हें अगर हल्का पढ़ना बेटा, फिर तो सीटेट के वही सवाल थे, फिर ये वन लाइन लाने का क्या ही मतलब था मेरा, ये वन लाइन लाने की क्या मतलब था, है ना, ये वाला। तो अगर आप कहते हो कि इस एग्जाम, ये सर जी सुपर टेट में आएंगे, सी टेट में आएंगे, डी प्लस में आएंगे, अरे पगले, बाल विकास है, बाल मनोविज्ञान है, आज नहीं तो कल तेरे दर पे आएगा ही आएगा, है ना। हाँ, तो दर पे आएगा। अब देखो, मैं एक चीज और दिखाता हूँ, आज की इसमें क्लास में बहुत चैप्टर वाइज है बेटा, जैसे हेरिडिटी वाला आ गया, हेरिडिटी के बाद अगर होगा तो वहां मैं वापसी जाऊँ, मैं पीछे छोड़ूंगा नहीं, चिंता ना करो। यहाँ वाला, तो अब देखो, जैसे तुम कहोगे सर जी यहाँ से मजा सा आ जाएगा, ये प्याजे से आ गया, देखो यहाँ वाला जाएगा ना आगे की तरफ, तो जैसे जीन प्याजे आ गया, अभी थोड़ी देर के लिए तुम्हें पता चल जाएगा। देखो, अब तुम में से अगर जीन प्याजे को भी पढ़े होंगे ना, तो तुमने इस तरह नहीं पढ़ा होगा जैसे मैं पढ़ाने वाला था। ये देखो कि जीन पियाजे का जो शोध क्षेत्र था जिसमें उन्होंने आरंभ किया था, उसे क्या था, तो जीव विज्ञान पे था। तो मेरे बाबू एक काम करो, सारा आराम से पढ़ो, ठीक है, डन। तो अब एक बात समझ लेते हैं कि आप आराम से अगर मेरे साथ समय बिताने आए हैं पढ़ने वाला, तो आराम से पढ़ो, जल्दबाजी का देखो कोई काम करना मत। अब बताओ तुम क्या चाहते हो, प्यारा प्यारा पढ़ना चाहते हो कि हल्का हल्का पढ़ना चाहते हो, कुछ अपनी बुद्धि में नया डालना चाहते हो कि वही पुराना? प्याजे की 4 स्टेज बता दो सर जी। सेंचुरी होती है, प्री ऑपरेशनल होती है, कॉन्क्रीट होती है, फॉर्मल होती है। अरे कुछ कर लिया जान के, ये तो प्याजे बताया गया था। जीवन तुम्हारा चल रहा है, चले हम वहीं से चले कि यहाँ से? चलो प्याजे से चलते हैं, प्याजे के बाद थोड़ा रुख बदल देंगे, फिर पीछे पहुंच जाए। आओ, प्याजे का शोध क्षेत्र जिन्होंने आरंभ किया था वो तुमने बता दिया भैया। अब आपके सामने ये वाले, तो इसका मतलब प्याजे जो था जीव विज्ञानी था, प्याजे जो भाई साहब था वो क्या था, जीव विज्ञानी था। और देखो, अगर कोई तुमसे आज के बाद ये पूछ ले कि ये वाली बात तुम्हें मेरे अलावा किसी ने नहीं बताई होगी, कि उसने भैया तुमने घोगा नहीं होता जिसे स्नेल बोलते हैं, देखा होगा ना, स्नेल पर अपनी रिसर्च करी थी। तो जीन पियाजे की जो रिसर्च थी वो किस पर थी? स्नेल पर थी। स्नेल जानते हो गांव में क्या बोला जाता है? बताओ, बता भाई क्या बोला जाता है गांव में? स्नेल क्या होता है? घोंगा। देखा नहीं, यूं 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 चलता रहता। हाँ। क्या बोलते थे तेरे यहाँ? तो पहाड़ों पे कुछ तो बोलते ही होंगे। हेंगा।
घोंगा। अरे कुछ नाम है बताओ। बहुत बढ़िया। चलो, तो किस पे रिसर्च किया था वहां पे? अरे ये ना, जैसे जैसे ये नहीं हो एकदम सांप नहीं होता, ये कौन सा था? अरे सांप बता रहा, कौन सा सांप? अरे डंडा ले मेरे यार, इसी कैमरे में से निकाल के इसी को एक डंडी ले आओ तुम मेरे लिए। अरुण, चलो आगे देखो। नेक्स्ट देखो भैया, पियाजे ने अपना सिद्धांत मुख्यतः किन बच्चों के परीक्षण पे बनाया था बताओ? पियाजे ने जो अपना सिद्धांत, नंबर 72, जल्दी बताओ। राम जी का जोक, हाँ ठीक है। चलो, अगर आप दोगे जवाब बताओ। पियाजे ने जो अपना सिद्धांत है बेटा, पियाजे ने जो अपना सिद्धांत है बताओ, पियाजे ने जो अपना सिद्धांत दिया था, क्वेश्चन नंबर 72, है ना? तो भाई ऐसा था, पियाजे ने जो अपना सिद्धांत दिया था वो अपने क्या है, 3 बच्चों पर दिया था। तुम में से किसी को पता है 3 बच्चों का क्या नाम था? तीनों बच्चों का नहीं पता होगा, पर मैं एक बात बताऊं, जिन्होंने मेरे साथ सुपर टेट का बैच पढ़ रहे होंगे मेरे बच्चे, मैंने तीनों का नाम लिखवाया है। तो प्याजे के तीनों बच्चों का नाम लिखवाया है। हाँ दे दे ये से तो, और हर क्लास में यही होना चाहिए। ये तो मुझे लगा झाड़ू का है किस चीज का है ये? अरे डंडा तो है, किस चीज का है? झाड़ू का है, चल ठीक है, इसको यहीं रखेंगे। ठीक है, आ जाओ, यहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ तो बेटा इनके 3 बालक थे, क्या है, जैकलीन नाम था, लुसेन नाम था, लॉरेंट नाम था। मैं तुम्हें अभी नाम दिखा देता हूं तो याद रखना क्या है। अपनी 3 संतानों पर क्या था, जिन 3 संतानों का नाम क्या था, जैकलीन था, लेकिन था, और लॉरेंट था। चलो, पियाजे के अनुसार ज्ञान का निर्माण कैसे होता है? पियाजे के अनुसार बताओ, ज्ञान का निर्माण कैसे होता है? पियाजे के अनुसार जो ज्ञान होता है उसका निर्माण कैसे होता है, जल्दी बताओ। पियाजे के अनुसार ज्ञान का निर्माण कैसे होता है? आ जाओ। हाँ, तो प्याजे के अनुसार जो ज्ञान का निर्माण होता है, हम जानते हैं बेटा, प्याजे क्या कहता था कि बच्चा क्या करेगा, अपना जो ज्ञान का निर्माण क्या है वो पर्यावरण में रह के एक्टिवली करेगा, मेच्योरिटी के साथ, तो एक्टिव लर्निंग के साथ करेगा। लेकिन उसने कहा कि हाँ, ये क्या करेगा, बालक की जो क्रियाएं वातावरण से अंतःक्रियाएं। आप सोचोगे इसमें एक बात और याद रखना मेरे बाबू, इसमें ना इस बात को मत सोचना है वाइगोत्स्की ने बोला था, क्योंकि हमने कहा इसने क्या किया था, सोसाइटी का, इसने क्या किया, सोशल का उस पे करा था, बट भाषा को इसने भी क्या दिया था, ध्यान दिया था। भाषा पे इसने भी क्या दिया था, ध्यान। चलो नया, संज्ञानात्मक संरचना की जो मूल इकाई है उसको क्या बोला जाता है, स्कीमा। संज्ञानात्मक की जो इन्होंने बताया, जो मूल इकाई बताया, उसका नाम इन्होंने क्या देता है, स्कीमा। अच्छा, स्कीमा के बारे में एक बात याद रखना, स्कीमा मेरे बच्चे याद रखना, ये क्या होता है, मेंटल पिक्चर। आपके दिमाग में बनने वाली कोई सी भी एक तस्वीर, जो फोटो तुम बना लेते हो, मेंटल पिक्चर मान लो। अच्छा एक बात बताओ, ये क्या है, ये जो मेरे पास है ये क्या है बताओ? बाबू सुदेश कल बदलवा लेना, है ना, बदल जाएगा मेरे बच्चे, अभी टीम आ रही है तो कर देंगे। बताओ ये क्या है मेरे पास? तो इसका मतलब जितना ये जो होगा, बताओ जरा क्या है, डंडा। देखो रंजना जी ने डंडा बताया, जबकि ये डंडा है ही नहीं, क्योंकि डंडा तो लठ होता है। डंडा क्या होता है, लठ होता है। ये तो बेटा क्या है, ये तो जो छतरी नहीं होती उसका बेटा ऊपर नीचे बड़ा करने वाला, देखो ये तो है कि नहीं, छतरी की वो तो डंडी है, डंडा थोड़े ना, ये देखो स्टिक है तो, ये वाला। पर तुमने कोई बात नहीं, डंडा, इसका मतलब तुम्हारी नजरों में जो भी ऐसी कोई सीधी सी चीज होगी वो डंडा कहलाएगा। बट दिस इज नो डंडा, डंडा वो था जिसे हम पिटे थे। तो इसका मतलब स्टिक किसे बोलेंगे हम, है, हाँ, लग रहा है डंडे जैसा। तो अब तुम कहोगे सर जी स्टिक को तो हिंदी में, अंग्रेजी में, सॉरी हिंदी में वही बोलते हैं डंडा, ना ना बाबू, है ना, वो डंडा अलग होता है, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर, इतना होने के बाद ये तुम जान लिए, चलो स्कीमा तो हो गया तुम्हारा पूरा। आगे देखो, तो मेंटल पिक्चर के बाद एक बात और याद रखना, कोई भी चीज जो तुम पहली बार देखोगे उसका अगर तुम्हें नाम नहीं पता, तो सामने वाले ने उससे तुम्हारा कि उसका नाम बता दिया, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, स्कीमा। जैसे तुम्हारे जीवन में तुम्हारे कोई पार्टनर आया, PARTNER, जो पार्टनर आया, तुम सबसे पहले पूछोगे, मिलते, हाँ जी कैसी हो आप, बोलेगा अच्छी हूँ, कह रहा ना हाँ आप, अच्छा व्हाट्स योर नाइस नेम, बोलेगे नहीं बोलूंगा, है ना, आ जाओ। तो जो अपना भी नाम बताएगी भैया, वो XYZ जो भी बताएगी नाम, तो इसका मतलब पहली बार में तुम हो, मेरे सपनों की पूजा मुझे मिली थी, है ना, सपनों की फलानी वो मिली थी, यहाँ पर चांदनी मिली थी। तो मेरे अच्छे याद रखना, तो जो पार्टनर का नाम पहली बार जाना वो भी एक तरीके का स्कीमा ही है। नई सूचना को पुरानी स्कीमा में, एक बात याद रखना बस, जब भी कोई स्कीमा बना हो, जिसका मतलब पहली बार जो डंडा था वो, ये अब इस टाइप का डंडा ये, और अगली बार बेटा वो बड़ा सा डंडा भी आ जाए एकदम बिल्कुल, है ना, बांस भी आ जाए, तो इसका मतलब डंडा डंडा ही होगा। तो याद रखना मेरे बच्चे, एक बार आ जाओ जरा, देखो
सबसे पहले स्कीमा शुरू होता है। स्कीमा का मतलब है जीवन में कोई भी ऐसी चीज जो पहली बार देखी। क्या देखी? पहली बार। पहली बार देखते ही अपने दिमाग में उसको बोल दिया जो सामने वाले ने बताया था। दिमाग में क्या लिया? छाप लिया। क्या लिया? छाप लिया। अब देखो दिमाग में कैसे छाप लिया। जैसे ये वाली चीज है बेटा, छोटे बच्चों को इसका नहीं पता तो उसे पहली बार में क्या पता चलेगा? मोबाइल। तो जब तक नहीं पता था तब तक तो स्कीमा था ही नहीं। जैसे ही पता चला स्कीमा, इसका मतलब ही क्या बन गया? मोबाइल बन गया। और जो मोबाइल हो गया, अब उस मोबाइल में बेटा कि मोबाइल में स्कीमा किसका हो गया? मोबाइल का। अब मेरे बाबू मोबाइल में आपने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। ऐड क्या कर दिया कि मोबाइल नोकिया का भी होता है, एप्पल का भी होता है, सैमसंग का भी होता है, लावा का भी होता है, फलाना ढिमकाना होता है। तो याद रखना जब जब स्कीमा में कोई चीज ऐड होगी उसको हम क्या बोलेंगे? एसिमिलेशन। और बेटा बदलना क्या कहलाता है? 76 बताओ, बदलना क्या कहलाता है? बदलना क्या कहलाता है मेरे बच्चे? बताओ जल्दी। बदलना क्या? बहुत बढ़िया। क्या हो गया? बहुत बढ़िया। तो जो बदलना कहलाता है उसको हम क्या बोलते हैं? एकोमोडेशन। ACCOMMODATION, एकोमोडेशन। ठीक है, चलो आगे देखो। नया नंबर, एक जानकारी तुम्हें वैसे पता है, एकोमोडेशन। अब एक बात बताओ, जब दोनों चीजों के बीच में संतुलन आ जाता है उसे क्या कहते हैं? जब दोनों बातें समझ में आ जाती है उसको बताओ क्या बोला जाता है? जब दोनों बातें समझ में आ जाती है। पल्लवी जवाब पूछ रही, बाबू पीछे मत लेके जा, पल्लवी समझ ले। है मेरी बोबो ना? है मेरी बोबो ना? हाँ है मेरी अच्छी। ठीक है, अब देखो यहाँ बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले स्टोरी वाले ने बच्चे ने बताया कि सब जब दोनों मिल जाते इसे हिंदी में तो संतुलन ही बोला जाता है, लेकिन पियाजे ने इसे इक्विलिब्रियम बोला था। क्या बोला था? साम्य धारण या इक्विलिब्रेशन। अच्छा सुनो, एक बात इसको समझाता हूं। इक्विलिब्रेशन का मतलब होगा ये कि जब पता चल जाए कि स्कीमा में कुछ चीजें क्या होती हैं? ऐड। और स्कीमा में ही कुछ चीजें क्या होती हैं? चेंज, बदलाव। तो ये दोनों ही बातें अगर समझ में आ गई तो इसका मतलब उसी को क्या बोला जाता है? इक्विलिब्रेशन। डन भाई, आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, डन। हाँ लगा तो कॉल का। नेक्स्ट बताओ, संतुलन भंग होने की स्थिति में जो सीखने को प्रेरित करता है वो क्या होगा? अब मान लो संतुलन भंग हो गया, मतलब किसी ने तुम्हें बताया मोबाइल के बारे में और तुम्हें वो बात समझ में नहीं आई। तो अगर तुम्हें वो बात समझ में नहीं आई तो उसे क्या बोला जाएगा? बहुत बढ़िया माजिर बेटा, बहुत माजा लिख रहा शायद। तो मेरे बच्चे उसी वर्ड को क्या बोलेंगे? डिसइक्विलिब्रियम। मतलब जब कंफ्यूजन है, जब क्या है? कंफ्यूजन है, जब बातें क्या है? समझ में ना आए। तो एक बात बताओ, पल्लवी जो हमारी बच्ची है, पल्लवी जो हमारी बच्ची है उसे अगर स्कीमा समझ में नहीं आया बात को, तो अगर पल्लवी को स्कीमा वाली बात समझ में नहीं आई तो पल्लवी को हम किस कैटेगरी में रखेंगे? पल्लवी को हम जिस कैटेगरी में रखेंगे उसी का नाम है डिसइक्विलिब्रेशन। क्या बोला जाएगा? डिसइक्विलिब्रेशन। तो भैया आओ इसको भी देख लेते हैं, क्या यही है? ये रहा। चलो, पियाजे के अनुसार बुद्धि का जो सार होता है, पियाजे के अनुसार जो बुद्धि का सार होता है, 79 में पियाजे के अनुसार जो बुद्धि का सार होता है, जो तुम्हारे सीखने के तरीके होते हैं, जिसके अंदर ये दोनों हिस्से आते हैं, दोनों बातें आती हैं, उसको मेरे बच्चे हम किस नाम से जानते हैं? बताना जरा। तो याद रखना, अगर पियाजे कहता है बुद्धि का जो सार है वो सारी चीजों का क्या है? एडेप्टेशन। ADAPTATION, एडेप्टेशन मतलब किसी चीज को अपनाना, अनुकूलन करना। मुझे लग रहा है इस पर छोटी लगा दूं क्या? चलो, अनुकूलन। तो इसका मतलब अनुकूलन के अंदर ही दो हिस्से होते थे, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन। और दोनों को जब समझ जाएंगे उसको बोला जाता है इक्विलिब्रेशन। ये होता है मेरे बच्चे पूरा का पूरा ग्राफ। आ गया भाई समझ में? बहुत बढ़िया। चलिए 79 के बाद बेटा 80। चलो, संवेदी पेशी तो सेंसरी मोटर तो आ गया। अच्छा, सेंसरी मोटर की जो स्टेज है वो तो तुम्हें पता चल गई कि कितने होती है? जन्म से क्या होती है? 2 वर्ष। जन्म से 2 वर्ष। अच्छा एक काम कर दो फटाफट, तुम मुझे ये बता दो जो सेंस होते हैं, जो सेंसेस होते हैं वो 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फटाफट लिख दो कमेंट बॉक्स में, आग सी बर्बाद दो। 1 2 3 4 5। हाँ, सेंसेस जो होते हैं 5। हाँ ये है लठ। लिखा देखो, इन्हें लठ और डंडे में स्टिक में समझा देता हूं। देखो बेटा, ये होता है असली लठ, जिसे चाहिए था ना डंडा, ये होता है डंडा, है ना? ये डंडा होता है। छड़ी होती है बेटा जो हमारे बुजुर्ग लोग ऐसे पकड़ पकड़ के जो चलते हैं इस तरीके से। ठीक है, चलो। तो अगर आपने यहाँ पर सवाल का जवाब देना शुरू कर दिया तो आप बिल्कुल सही कह रहे। ईयर है, बहुत बढ़िया। आईज है, नोज है, टंग है, स्किन, शाबाश, पढ़े लिखे हो गए तुम तो। चलो
इसी बात पर बताओ, संवेदी जो पेश अवस्था है उसकी उप अवस्थाओं की संख्या कितनी होती है? मेरे बच्चे बताओ, जो हमारी सेंसरी मोटर स्टेज होती हैं उसकी कुछ सब स्टेजेस होती हैं, वो क्या होगा बताओ। देखो, हमारी स्टेज क्या है? SENSORY, सेंसरी। सेंसरी के मेरे बच्चे याद रखना एज ग्रुप क्या है? 1 to 2 ईयर, 2 से वर्ष होगा। इसके बाबू एस से याद रखना 6, कितनी याद रखोगे? 6। तो इसकी 6 स्टेज होती है। उसे याद करने का तरीका याद रखना मेरे बच्चे, RPSCTM। क्या होता है? RPSCTM। आर का मतलब होता है रिफ्लेक्सेस, ये प्राइमरी सर्कुलर, सेकेंडरी सर्कुलर, कोऑर्डिनेशन, टॉर्चर, लास्ट वाला मेंटल। तो याद रखना सब स्टेजेस कितनी होती हैं? 6। कितनी हो जाती हैं? 6 हो जाती हैं। चलो जी, 6 हो गया इसका मतलब। अब देखो, वस्तु स्थायित्व का आज सबसे पहले सबसे बढ़िया देखो कौन बताएगा। बच्चे में ऑब्जेक्ट डेवलपमेंट, ऑब्जेक्ट जो परमानेंस होता है वो कब डेवलप हो जाता है? बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस कब डेवलप होता है? जल्दी बताइएगा। चलिए, बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस कब डेवलप होता है ना? कब डेवलप होगा? तो मेरे बच्चे अगर कोई पूछेगा, नॉर्मली याद रखना ऑब्जेक्ट परमानेंट जो आता है वो हमारा कौन से उसमें आता है? सेंसरी में। किस में आता है? सेंसरी में। ऑब्जेक्ट परमानेंस कब विकास इसका होना शुरू हो जाता है? तो मेरे बच्चे जैसे मैंने ना RPSCTM, एक बात और याद रखना, ये होता है पहला 1 महीना मतलब 30 डेज। ये होता है मेरे बच्चे 1 से 4, ये होता है 4 से 8, ये होता है 8 से 12, ये होता है 12 से 18, ये होता है 18 से 24। एक चीज और लिख दूं, इसका मतलब ये सारे के सारे जो लिखे हैं ना बाबू, मंथ हैं ये। 1 से 4 मंथ, 4 से 8 मंथ, 8 से 12 मंथ, 12 से 18 मंथ है। तो अगर कोई पूछेगा कब शुरू हो जाता है विकास, तो विकास हो जाता है बेटा यहाँ पर 8वें महीने में, है ना। उसके बाद धीरे धीरे डेवलप होना चाहता है और कंप्लीटली डेवलप हो जाता है यहाँ। तो अगर कोई नहीं कंप्लीटली डेवलप नहीं पूछेगा, है ना, हाँ, तो अगर कभी भी कोई तुमसे पूछेगा ये वाली बात कि तुम्हारे दिमाग में कभी सवाल आ जाए कि ये जो भैया कहाँ से शुरू होता है, तो आपको सीधा सीधा जवाब दे देना है कि अगर कोई भी हमसे पूछता है, जैसा हमारा सवाल नंबर 82 है, तो 82 सेंसरी मोटर स्टेज में और अराउंड 8 मंथ्स में, कितने याद रखोगे? 8 महीने में शुरू हो जाता है। ठीक है जी, चलो देखें जरा इसका आंसर यही है क्या? ये लो, संवेदी अवस्था और अराउंड क्या है? 8 मंथ। चलो, पियाजे के अनुसार जिस त्रुटि में बच्चा वस्तु को पुराने स्थान पर खोजता है उसे क्या कहते हैं? ये लो, एक और नया नंबर तुम्हारे बेटा 1 लाइन जो तुम सवाल पढ़ता है ना, उससे बहुत बेहतरीन क्लास है ये वाली, ध्यान रखना। चलो, अगर कोई पूछेगा यहां पर कि पियाजे के अनुसार जिस त्रुटि में बच्चा वस्तु को पुराने स्थान पर खोजता है, मतलब ऐसा है कि कोई चीज उसने यहां पर ए जगह पे देखी थी और जब खोगी तो वहीं जाएगा, चाहे यहां पर रखी हो। तो बताओ उस गलती को क्या बोला जाता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलेगा जी। अगर इसमें कोई पूछेगा कि हमारे सामने जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर आ गया 83, मेरे बच्चे याद रखना इसे एक नाम दिया जाता है। यूट्यूब के इतिहास में शायद आप पहली बार जान रहे होंगे इस क्लास के दौरान, और पोर्टल में तो खैर तुम जान ही लोगे अलग अलग। मेरे बाबू मेरे बच्चे याद रखना, इसको बोला जाता है ए नोट बी एरर। क्या बोला जाता है? ए नोट। देखना तुम्हारे बीच में हमारे बीच में है क्या? ये रहो। तो याद रखना इसको क्या है? ए नोट बी एरर। तो अगर कभी भी तुमसे सवाल आ जाए स्क्रीनशॉट ले लेना और बताओ, बेस्ट लगा ना सवाल। इसका मतलब अगर कोई कह रहा है कि पियाजे के अनुसार जिस त्रुटि में बच्चा वस्तु को पुराने स्थान पर खोजता है उसे क्या कहते हैं? ए नोट बी एरर। क्या है? जो ए है वो वहां नहीं है जहां बच्चा ढूंढ रहा है, इसको क्या बोला जाएगा? ए नोट बी एरर, है ना। देखो मैं गलती कर देता हूँ नया कुछ सिखाने के चक्कर में, मुझे लगता है मुझे भी वही पुराने पुराने सवाल। मैंने अभी एक मास्टर देखा था वैसे टुच्चे टुच्चे सवाल करा रहा था मेरे यार, मेरा दिल है कि मानता नहीं, इसलिए मैं कहता हूँ खुलने में आ जाओ, सीडीपी में खुलने में आ जाओ, खैर किसी में भी आ जाओ, हम तो पढ़ के आते हैं, है ना। चले भाई, आओ इसके बाद बढ़ते हैं मेरे बच्चे। तुम्हें पता ही था, इसका आंसर भी दिख गया जल्दबाजी में ना, यहाँ कोई नहीं। अब आता है कि संवेदी पेशी अवस्था के अंत में विकसित होने वाली जो क्षमता है, तो मेरे बच्चे सबसे लास्ट में आ गया हमारे सामने। तो अभी मैंने जब तुम्हें बताया था तो मैंने इसमें सेंसरी मोटर स्टेज में क्या बताया था? RPSCT, और ये क्या था? M। तो M का मतलब क्या है? मेंटल रिप्रेजेंटेशन। यही हमारी सेंसरी की लास्ट होती है। ये क्या होती है? सेंसरी की लास्ट में होती है। यहाँ क्या? ए नोट बी एरर। डन। चले भाई।
आगे देख लेते हैं नया। चलो, नंबर आता है, ये तो आसान है आपके सामने, कि जो प्री हमारी स्टेज होती है हमारे सामने अगर होगा, तो हम ये जानते हैं कि जो प्री ऑपरेशनल हमारी स्टेज होते हैं उसकी एज ग्रुप क्या होता है, 2 to 7। आपको 86 बताना है कि जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है उसकी दो उप अवस्थाएं होते हैं, सब स्टेजेस इसकी भी होती हैं। इसकी भी दो सब स्टेजेस होती हैं, आपको मुझे बताना है कि इसकी जो दो सब स्टेजेस होती हैं वो कौन सी होती हैं, जल्दी बताओ। हमारी जो प्री ऑपरेशनल होती है उसकी दो सब स्टेजेस होती हैं, बताओ जरा दो सब स्टेजेस कौन सी होती हैं जी। हम्म, जो दो सब स्टेजेस होती हैं बताएं वो क्या होगा। हम्म, तो अगर आप इस सवाल में जा रहे हैं एनिमिज्म प्रिटेंड प्ले, नो, गलत जवाब, बहुत गलत जवाब। जवाब बताओ। हाँ, मेरे बच्चे याद रखना, अगर कोई भी पूछेगा इसकी दो सब स्टेजेस होती हैं 86 में अगर कभी आ जाए। एक होता है मेरे बच्चे सिंबॉलिक फंक्शन, क्या होता है, सिंबॉलिक फंक्शन जो इसकी मेन होती है जिससे आते हैं। और एक होती है जिसे आप नॉर्मल प्री ऑपरेशन स्टेज में जाओगे ना यहाँ, और एक को बोला जाता है इंट्यूटिव थॉट। क्या बोला जाएगा, INTUTIV, इंट्यूटिव थॉट। जो इंट्यूटिव थॉट होते हैं ना, जैसे सिंबॉलिक फंक्शन होगा, तो हम जब सिंबॉलिक फंक्शन के जाते हैं ना, तो जैसे ईगोसेंट्रिज्म वाली बात आ जाना इसी के अंदर, एनिमिज्म वाली बात आ जाना, और जो इंट्यूटिव थॉट होते हैं जैसे सिंबॉलिक थॉट आ जाना है। तो याद रखना प्री ऑपरेशनल, नॉर्मली किताबें इसे दो नाम दे देती हैं। जो ऊपर वाली होता है सिंबॉलिक फंक्शन, इसे एक नाम और दिया जाता है प्री कंसेप्शनल। क्या बोला जाता है, प्री कंसेप्शनल। लेकिन तुम याद रखना, इसको कैसे याद रखोगे, सिंबॉलिक थॉट से और इंट्यूटिव। मैंने बस इसलिए याद रखा ताकि आपके दिमाग में हमेशा ये बनी रहे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और अगर देखें हमारा जवाब और आपका जवाब मिक्स हो रहा है, कि ये रहा। तो एक क्या होती है प्रतीकात्मक, जो 2 से 4 चलती है, और एक होती है हमारी अंतरदर्शी जो हमारी 4 से 7 चलती है। ठीक है, तो अगर कभी भी आपसे कोई ये पूछेगा प्री ऑपरेशनल के बारे में, तो बस एक बात याद रखना कि प्री ऑपरेशनल कितनी स्टेजेस होती हैं, 2। और जो 2 स्टेजेस होती हैं उसमें एक होती है प्रतीकात्मक कार्य और दूसरी होती है सिंबॉलिक फंक्शन। चलिएगा, नया नंबर देख लेते हैं। आपके सामने जो नया नंबर आएगा वो हमारा क्या है। दूसरे के दृष्टिकोण को ना समझ पाना, इसे हम जानते हैं क्या बोला जाता है, ईगोसेंट्रिज्म। क्या बोला जाएगा, ईगोसेंट्रिज्म। सवाल नंबर 87 में जब होगा, मतलब जब आप अपने व्यूज को, ऑन व्यू, बच्चे को लगता है कि उसके जो अपने तर्क हैं वही सही हैं, बाकी सारे क्या हैं, गलत। बच्चा अपने तर्क को क्या देता है, तवज्जो देता है, और जो दूसरे तर्क है, दूसरों के जो तर्क हैं उसको क्या कर देता है, गलत। दूसरे के तर्क को गलत बोलना, अपने को क्या बोलना, सही। इसी को हम क्या बोलते हैं, ईगोसेंट्रिज्म। क्या बोला जाता है, ईगोसेंट्रिज्म। इतना होने के बाद अगर आप देखेंगे तो एक सवाल और आता है, पियाजे का वह प्रयोग जिसे आत्म केंद्रिता सिद्ध हुई, मतलब पियाजे ने ईगोसेंट्रिज्म को सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग किया था, उसे कौन सा प्रयोग बोला जाता है, किस नाम से बोला जाता है, बताइए। पियाजे ने जिस चीज को, अपने ईगोसेंट्रिज्म के कॉन्सेप्ट को सोल्व करने के लिए एक थ्योरी दी थी, एक प्रयोग किया था, क्या नाम था उसको। बहुत बढ़िया, एक बच्चे का जो जवाब आया है वो बिल्कुल सही है। जिन्होंने, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं है तो बेटा लिख लीजिएगा। उसको जो बोला जाता है थ्री माउंटेन टास्क, या द माउंटेन टास्क होता था, बट THR, थ्री माउंटेन टास्क। उसने कहा कि भाई जिसके सामने जो माउंटेन का वो था उसे वही क्या लग रहा था, बड़ा लग रहा था। तो ये क्या था, थ्री माउंटेन टास्क, बहुत बढ़िया, पर्वत वाला। शाबाश। तो थ्री माउंटेन टास्क को अगर किसी ने चुन लिया, भाई वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, वरना तुम्हारी मर्जी है। 3 पर्वत। निर्जीव वस्तुओं में सजीव मान लेना, इसे क्या बोला जाता है, क्वेश्चन ऑप्शन, मतलब वन लाइनर नंबर 89। निर्जीव वस्तुओं को सजीव मान लेना, पियाजे को उसमें क्या कहलाता है। तो याद रखना, अगर इसे कोई पूछेगा क्या कहलाता है, तो इसी को हम जब बोलते हैं जीववाद। क्या बोलते हैं, जीववाद। जीववाद जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एनिमिज्म, ANIMISM। क्या बोलेंगे, एनिमिज्म। ठीक है जी, चलिएगा। नया नंबर आपके सामने आता है 90, वो आप जवाब दे ही दोगे। चलो ये रहा, यह मानना कि प्रत्येक वस्तु किसी मनुष्य द्वारा बनाई गई है। यह मानना कि प्रत्येक वस्तु किसी न किसी मनुष्य द्वारा बनाई गई है। तो एक बच्चे का ये सोचना कि जो सूरज है वो इंसान ने ही बनाया है, जैसे मोबाइल बनाया है, जैसे इंसान ने क्या है, मोबाइल बनाया है, और बच्चे को लगता है कि सूरज भी इंसान ने ही बनाया है, उसको हम क्या बोलते हैं, कृत्रिमवाद, आर्टिफिशियलिज्म।
और याद रखना अगर कोई पूछेगा तो एनिमिज्म हो या आर्टिफिशियलिज्म हो, ये सारी की सारी जो चीजें आती हैं वो किस में आती हैं, प्री ऑपरेशनल है। आर्टिफिशियलिज्म, आर्टिफिशियल जिसे आप बोलते हो तो आर्टिफिशियलिज्म आता होगा, और जो आपका एनिमिज्म, दोनों इसी ने बताया था। डन। अब आपके दिमाग में थोड़ा सा एक नया सवाल और आएगा, और नए सवाल को देखते हैं आप क्या है। वस्तु के केवल एक पहलू पर ध्यान देना क्या कहलाता है? जब कोई बच्चा वस्तु के या जब कोई भी इंसान किसी एक पर्सपेक्टिव पर ध्यान देता है उसको क्या बोला जाता है, बताइएगा। हाँ जी, तो अगर आप देखेंगे क्या बोला जाता है, तो इसको जो बोला जाता है आपके सामने, इसको जो बोला जाता है, हम बोलते हैं इसको केंद्रीयकरण। क्या बोला जाता है? केंद्रीयकरण। और केंद्रीयकरण को बेटा क्या बोला जाता है? सेंट्रिक, या आप कहते हैं सेंट्रिज्म। आप सेंट्रिक से याद रखना, सेंट्रेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रेशन बोलते हैं, CENTRATION, सेंट्रेशन। और यही वाली चीज आगे जाके मेरे बच्चे एक वर्ड बनता है कन्वर्जेंट। क्या बनता है? कन्वर्जेंट, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? अभिसारी। और जहां अभिसारी होता है उस सवाल का क्या जवाब होता है? एक सिंगल जवाब होना ही इसके साथ आता है। डन भाई, चलिएगा। नेक्स्ट आता है आपके सामने, अगर यहां तक आपने जवाब दिया तो देखें मैच करता है कि हमारा, बहुत बढ़िया। मानसिक क्रिया को उलटकर सोच ना पाना। जब एक बच्चा कोई भी जो रिवर्स नहीं कर पाता किसी चीज को, हम इसे क्या बोलते हैं? ये सबको पता होगा, बस मैं जवाब देखना चाहूंगा। क्या बोलते हैं भाई इसको? स्पीड बनाओ भाई, स्पीड बनाओ। क्या बोला जाता है इसको? हाँ जी, इसको जो बोला जाता है इरिवर्सिबिलिटी। क्या बोला जाएगा? इरिवर्सिबिलिटी। कि बच्चा क्या है, आगे से पीछे, पीछे से आगे, मतलब उसे अभी ये नहीं पता कि जो आइस है वही क्या बन जाती है? वाटर बन जाती है। और जो वाटर है वही क्या है? आइस बन जाता है। बस उसे यही पता है कि आइस से वाटर बनता है, लेकिन वाटर से दोबारा आइस बनेगी उसे इस बारे में नहीं पता। मूर्त संक्रियात्मक की आयु बताओ। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की एज कितनी होती है बेटा? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की एज स्पीड से बढ़ाएंगे, नंबर 93 कितना होता है? 7 से 11। बहुत बढ़िया राजरानी, शाबाश मेरे बच्चे। 7 से 11, किताबों में कहीं 12 हो गए तो 7 से 11 है। रूप बदलने पर भी मात्रा वही रहती है, मतलब अगर कोई ऐसी चीज है उसका आकार बदल जाता है लेकिन मात्रा वही रहेगी। जैसे कि उन्होंने बताया कि 1 कप हमारा ये है और 1 कप हमारा ये है, तो अगर इनका रूप भी बदल गया लेकिन इनकी क्वांटिटी 1 kg की है, तो इसका मतलब ये बात बताओ, इसको उन्होंने क्या नाम दिया था? क्या नाम दिया था बताओ? चलो, मुझे लगा इन्हें ना बच्चे ही हमारे ये वही चाहते हैं, बेसिक वाले सवाल। चलने दे, चले बेटा। चलो, अगर आपने रूप बदलने की इस चीज को बोला कंजर्वेशन है, तो बिल्कुल क्या है? सही है ये वाला। मतलब मुझे समझ में सच में ही नहीं आता, कभी कभी मैं इस चीज के थॉट प्रोसेस को आज तक शायद क्रैक नहीं कर पाया। और वो क्रैक इसलिए नहीं कर पाया कि जब भी हमने कभी नया या मुश्किल पढ़ाने की कोशिश की है, उस टाइम ना लगभग लगभग स्टूडेंट ना भागने की कोशिश करता है। मुझे समझ में ही नहीं आता कि जो एग्जाम में आता है वो तुम्हें आता नहीं, और जो तुम्हें आता है वो एग्जाम में नहीं आता, तो तुम पढ़ना क्या चाहते हो? याद रखना, किसी भी मतलब मेरा लेवल और आपके लेवल में हमेशा एक डिफरेंस होना चाहिए कि मुझे आपसे इतना ज्यादा पता होना चाहिए। अगर जो सवाल आपको पता है और मुझे ही पता है तो मेरे बच्चे कोई फायदा ही नहीं पढ़ाने का, तो है ना। हाँ, लेकिन बहुत सा नहीं नहीं, तुम तो सारे जो अभी हो भागने वाले हो ही नहीं, वो तो हो, इसीलिए तुम्हें बताना चाह रहा हूँ। तो ये एक बड़ा वो हो गया, इसलिए तुमने देखा होगा भीड़ लग रही है फालतू में उस जगह जहां पर आपको लगेगा कि आपको सवाल हो, मास्टर जी को सवाल आता है, मुझे भी आता है। अरे पगले, जो मास्टर जी को आता है अगर तुझे नहीं आता तभी तो पैसा वसूल होगा, है ना। कहे मैंने नया लिया था, मैं नया लेके, है ना। चलो, भागना किसका है? कायरों का काम है। अब देखो, इतना होने के बाद भाई नंबर 94 पे के बाद 95 चलते हैं। चलो, संख्या का दो बातें पता चल गई जैसे 95 में ही, कि संख्या का संरक्षण कब, अगर कोई तुमसे पूछेगा कि कंजर्वेशन ऑफ नंबर जो है बच्चे में कब डेवलप होता है, ये एक देखो नया सवाल, कितना बढ़िया सवाल है, एकदम न्यू क्वेश्चन है आपके लिए, है ना, कहीं नहीं मिल रहा होगा। तो ये, और इसकी पीडीएफ नहीं दूं मैं, पहले बता रहा हूं। इसकी मैं पीडीएफ अगले 588 में मैं पीडीएफ नहीं, ये पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ अध्ययन मंत्रा पे जिन्होंने बैच लिया होगा उन्हें मिलेगी, ठीक है भाई, याद रखने वाली बात, ठीक है। तो जिन्होंने भी आज क्रैश कोर्स लिया होगा उनके अकाउंट में डाल देना आज के आज ही। तो संख्या का जो संरक्षण है, बच्चे में कंजर्वेशन ऑफ जो नंबर होता है वो डेवलप क्या होता है, तो याद रखना, बच्चा लगभग जब 6 से 7 साल का होता है वो नंबरों में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है। चलो, अब इतना हो गया। अब आपके सामने यह है
कि द्रव्यमान पदार्थ का जो संरक्षण। तो मेरे बाबू बस एक याद रखना कि जब भी कंजर्वेशन वाला वर्ड आ जाएगा, ये हमेशा हमेशा तुम्हें कहां मिलेगा, कॉन्क्रीट में देखने को मिलेगा। तो लगभग लगभग कंजर्वेशन कब आ जाता है बच्चे में, 7 से 8। क्या हो जाता है, 7 से 8। 7 से 8 होने के बाद आपने ये वाली बात जान ली। तो चलिए आगे देखते हैं, नया नंबर यहां पर आपके सामने, भार और आयतन का संरक्षण। अब देखो कंजर्वेशन आ गया, लेकिन इस कंजर्वेशन में जब भी कंजर्वेशन आएगा, तो ये तो तुम्हें सबको पता था, आज से पहले भी सबको पता था ये वाली बात आपको, कि कंजर्वेशन तीसरी स्टेज में आता है। लेकिन अपने दिल से, अपने दिमाग से, अपने आजू बाजू से, अपनी किताब से पूछ के देखना, क्या तुम्हें ये वाली बात पता था कि सर जी ये जो कंजर्वेशन ऑफ नंबर बच्चे में 6 से 7 साल में आता है, ये जो आपका वॉल्यूम का आता है, मास का आता है, उसका मैटर का, वो लगभग 7 से 8 में आता है। और उसके बाद जो आयतन वॉल्यूम का होता है वो क्या आता है, 9 से 10 में आता है। तो अगर नहीं पता था और आज आपने जान लिया, इसका मतलब इस क्लास से कुछ तो लेके गए नया। अब मेरे बच्चे, अगर मैं कहूं कि ये तो ले गए, लेकिन मेरा तो दिल कह रहा है तुम्हें और कुछ बताने का। देखो बस एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, कि इसका मतलब सबसे पहले बच्चे को पता चला नंबर। व्हाट इज मोबाइल नंबर, पता कर लिया। जब मोबाइल नंबर पता पूछा तो बताओ तुम्हारे साथ मेरा क्या मैटर चलेगा, क्या तुम मेरी बनोगी, मैं तुम्हारा बनूंगा, ये होगा मैटर, हो गया। नंबर मिला, मैटर हो गया। मैटर होने के बाद लोगों को पता चल गया, और लोगों को जैसे पता चला तुम्हारी वॉल्यूम सी बढ़ा दी उन्होंने। इसका मतलब ये वॉल्यूम वाली बात आ गई। बाबू याद रखना, तो अगर कोई कंजर्वेशन में चलेगा तो सबसे पहले तुम्हें क्या मिलेगा, किसी का नंबर। उसके बाद क्या होगा, मैटर तुम दोनों के बीच में। और उसके बाद जो भीड़ आएगी, वॉल्यूम शादी, आज मेरे यार की शादी है। याद रखोगे तो कंजर्वेशन, इसका मतलब संरक्षण हो गया। तो सबसे पहले क्या लिया, नंबर। उसके बाद क्या हुआ, मैटर, है ना, गुपचुप गुपचुप। और उसके बाद वॉल्यूम आया, आज जिन दोनों की क्या है, शादी ब्याह होने वाला है। तारीख, तरीका याद रहेगा, हाँ या ना, है कि नहीं। आज तो बैंड बज गया, लट तू ना जा भाई, है भैया। नंबर, मैटर, वॉल्यूम, डन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या सीन होगा आगे का। तो आगे बस बेटा 6 से 7, 7 से 8, 9 से 10, इस तरह याद भी रखना। अब देखो इसके बाद अगर देखेंगे, सभी संरक्षण एक साथ नहीं आते, इसे क्या कहा जाता है। मतलब जो कंजर्वेशन होता है, जो कंजर्वेशन होता है वो हमेशा साथ नहीं आता। इसको जो हम बोलते हैं क्या, देखो सारे साथ नहीं आते, इसका मतलब ऐसा नहीं कि एक साथ ही सारे आंकड़े, है ना। मतलब जैसे कई बार मुसीबतें होती हैं ना, वो एक साथ टपक जाती हैं, इसमें ऐसा नहीं होता यहाँ पर मेरे बच्चे। तो इसमें क्या होगा, याद रखना इसको, हॉरिजॉन्टल डेक, है ना। जो हॉरिजॉन्टल डिकेज होता है, डिके होता है, देरी होगा, या आप इसे कहते हैं डेक्लोज जो बोलता है। देखो ये ना आपने कभी पढ़ा होगा, मेरे को पता है, ये वाली बैच मैंने अपने बैच में पढ़ा रखी है। जो तो जितने लोगों ने बैच लिया होगा उसमें उसने पढ़ा होगा, द फैक्ट दैट ऑल कंजर्वेशन डू नॉट डेवलप सिमिलरिटी। इसका तरीका बताता हूँ, क्योंकि बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये, और वर्टिकल होती है ये। अगर ये कहना चाहता है कि सारे के सारे डेवलप एक साथ नहीं होते, तो याद रखना हॉरिजॉन्टल लाइन। और अगर ये कहता है कि सारे एक साथ हो जाते हैं, तो इसको हम नॉर्मल बोलते हैं वर्टिकल, बट वर्टिकल इसमें आता नहीं। तो इसलिए सवाल का जो जवाब आ जाएगा उसको हॉरिजॉन्टल डेक्लोज बोला जाता है। ठीक है जी, चलिए आगे देख लेते हैं, नया नंबर हमारा क्या है। वस्तुओं को क्रम में लगाने की क्षमता आप जानते ही हैं। किसी चीज को अगर बच्चा है उसमें लगाएगा तो बेटा सीरिएशन बोला जाएगा, या इसको क्या सीरीज बोला जाएगा, या इसी को क्या बोला जाएगा, स्टेप बाय स्टेप बोला है। जैसे हमारी मम्मी जो है किचन में बर्तन लगाती है, तो उसमें छोटा डब्बा, बड़ा डब्बा, उसके बाद बड़ा डब्बा, फिर सबसे बड़ा डब्बा, और जितना बड़ा डब्बा उसमें तो पैसे भी दबा के रखते हैं मम्मी, है कि नहीं। तो ये बात होगी क्लियर भाई। इसका मतलब ये हमारा क्या, सीरिएशन। चलो इसी में वस्तुओं को समूह तथा उपसमूह में बांटना। जब आप कोई वस्तु होती है, कोई चीज होती है, उसे छोटे समूह में और बड़े समूह में बांट दे तो उसे क्या बोला जाता है, बताओ। ठीक है लक्की भैया, आपकी बात सुन ली, कल इस पे वो किया जाएगा, ध्यान लाया। चलो, तो आपने अगर यहाँ पर कहा कि वस्तुओं को क्रम में लगाने की जो क्षमता है वो तो हमने बता दी। मेरे बच्चे, जब वस्तुओं को समूह रूप समूह में बांटा जाता है, बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों ने सही जवाब दिया कि इसी को जो बोला जाता है, क्या बोला जाता है, क्लासिफिकेशन। इसी को क्या बोला जाता है, वर्गीकरण, कि कौन सी चीज समूह में और कौन सी। जैसे ये बता देना कि टेंस जो है, उसके बाद बेटा टेंस में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर क्या है। ठीक है, बहुत बढ़िया।
इसे वर्गीकरण बोलते हैं। सो के बाद बेटा आगे चलते हैं। ये देखो, ये वाली वर्ड आपको पता है कि नहीं, इसमें मैं बताऊं अभी कि अगर आप देखेंगे इस बात का तर्क क्या है कि ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी देन ए इज ग्रेटर देन सी, ये वाले, तो ये लॉजिक क्या होगा इसको समझना। इसको इंग्लिश में जो बोला जाता है ट्रांजिटिविटी, और हिंदी में अगर आप देख रहे होंगे तो ये संक्रामकता। बट इसे संक्रामकता से ना पढ़ना, इसे पढ़ना कुछ नए तरीके से। जैसे इसको पढ़ो ऐसे कि जो राम है वो बड़ा है श्याम से, राम जो है या राम जो बड़ा है वो किससे है, लक्ष्मण से, और जो लक्ष्मण है वो क्या है, छोटा किससे है, लक्ष्मण, या बड़ा ही कर देते थे, लक्ष्मण जो बड़ा है वो क्या है, भरत से, BHARAT, है ना। भरत से याद आया बेटा, भारत कोड लगा लेना, और भारत कोड लगाओगे, कोड जो मिलेगा 588 रुपए के आसपास मिलेगा, नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, बस यहीं से बता। हाँ, लक्ष्मण। तो इसका मतलब एक बात कहते हैं, अगर दो में भी समझो कि राम बड़ा है लक्ष्मण से, तो हमने क्या बोला, राम बड़ा है, तो इस बात का दूसरा मतलब खुद पे खुद पता चल गया कि लक्ष्मण क्या है, छोटा है। तो जब आप एक बात कहो लेकिन दूसरी बात आपको समझ में आ जाए, एक बात कहो दूसरी बात आपको समझ में आ जाए, तो याद रखना से ट्रांजिटिविटी। जैसे एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा, बताना इस बात का मतलब क्या है, तुमसे ना हो पाएगा इस बात का मतलब क्या है। हम्म। बताओ भाई। हम्म। हाँ, इसका मतलब ये कहना चाहता है सीधा सीधा यहाँ पर बात करके, भाई कुछ ना कुछ कमी रही होगी। तो जब आप एक बात कहना चाहते हैं उसका कोई दूसरा मतलब आपके सामने, जैसे इसका मतलब तुमसे ना हो पाएगा, तो तुमने कोई काम की कोशिश करी और तुमसे सोल्व नहीं हो रहा, तो समझ गए कि अगली बार तुम्हें काम नहीं देना है। तो जब आप एक बात कहना चाहते हो और उसका दूसरा मतलब, जैसे मैंने अगर ये बोल दिया कि एग्जाम्पल के तौर पर समझा इसलिए रहा हूँ क्योंकि आगे थ्योरी में काम आएगा, इसलिए समझा, कुछ कुछ आम सेब है। तो इसका मतलब अगर ये कोई कह रहा है कि कुछ आम सेब हैं, तो कुछ सेब क्या है, आम है, तो बात को आगे से बोलो। रिवर्सिबिलिटी जानते हो, रिवर्सिबिलिटी मतलब आप ये कहो आइस से वाटर बन जाएगा और वाटर से क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा, चलेगा। इतना होने के बाद नंबर 12 बताओ कि जो फॉर्मल स्टेज होती है इसकी आयु कितनी है, 11 से अबव, ये तुम जानते हो। चलो, औपचारिक संक्रियात्मक की मेन खोज बताओ, मेन विशेषता बताओ। फॉर्मल ऑपरेशनल की मेन वो बताओ, फॉर्मल ऑपरेशनल का जो मेन होता है उसे क्या बोला जाता है जी। फॉर्मल ऑपरेशनल का जो आपके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसमें क्या आता है, सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है वो याद रखना, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, अमूर्त चिंतन। और उससे भी ज्यादा अगर बात करोगे तो हाइपोथेटिकल हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग जो होता है, HDR होगा। या इसी में अगर आप देखेंगे बच्चे में क्या आ जाती है, प्रॉब्लम सोल्विंग आ जाती है, समस्या समाधान आ जाता है। तो इतनी बातों को भी हमने ध्यान से चुन लिया। चलिए आगे देखते हैं, नया नंबर आपसे क्या पूछता है, 104 नंबर। यदि तो के आधार पर संभावनाओं पर सोचना, ये किस बात को, मतलब थिंकिंग अबाउट पॉसिबिलिटी बेस्ड ऑन इफ देन, अगर ये नहीं हुआ तो तब ये हो जाएगा, अगर ये नहीं तो वो होगा, ये किस पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 104 आपके सामने होगा, अगर ये नहीं तो ये हो जाएगा, इस बात का जो मतलब है वो क्या है मेरे बच्चे, याद रखना। क्योंकि यदि और तब वाली बात आ गई तो इसमें क्या है, परिकल्पना की जा रही है, और जहां परिकल्पना की जाती है उसी को तो हम क्या बोलते हैं, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है जी। तो चलिए, आपने नंबर 104 का जो जवाब दिया वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर आपका जो भी दे रहे हैं वही सही है। किशोरों में स्वयं को सबके ध्यान का केंद्र मानना, मतलब कई बार तुम्हें लगता है कि सब लोग हमें ही देख रहे हैं, सबका ध्यान हमारी तरफ ही है, तो इसे हम क्या बोलते हैं जी, सबका ध्यान हम ही दे रहे हैं, ये वाला सब हम पर ही ध्यान दे रहे हैं, इस बात को हम कैसे करते हैं। सर आपने बोला CTET का टेस्ट सीरीज फ्री कर दिया गया है, वीडियो में कूपन कोड भारत यूज किया, लेकिन भाई मेरे बच्चे ऐसा हो ही नहीं सकता, उस टाइम आपने टाइम को गुजरने के बाद लगाया होगा बेटा। ठीक है, आप कल देख लेना, मेल कर दो भाई इनको, है ना, टाइम हो गया होगा ना। हाँ, एक्टिव, चलो देख दोबारा चेक कर लो बाबू, एक बार दोबारा चले जाओ,
चलो अब इसके बारे में अगर बात करोगे तो ये क्या होता है, तो मेरे बच्चे अगर देखोगे स्वयं को सही, इसे हमने एक वर्ड सुना होगा ना आपके सामने कि जिसको हमने जो सुना था इमेजिनरी ऑडियंस, क्या बोला जाता है, इमेजिनरी ऑडियंस। तो याद रखना इसी को जो बोला जाता है वो वाली बात कि सब लोग हमें देख रहे हैं। मान लो तुम चोरी कर आओ, चोरी करने के बाद कोई सामने से देख के बोले तुम्हें, वैसे ही हंस रहा होगा, तुम्हें लगेगा यार इसे सब पता चल गया। तो इमेजिनरी ऑडियंस जो होती है, जब आप क्या करता है, आपको लगता है कि सबका ध्यान हम ही पर है या सब लोग हमें ही देखें। चलो, मेरे साथ जो हो रहा है वैसा किसी के साथ ना हो, इस बात को क्या होगा, नहीं होता। जब आपको लगता है कि भगवान के दिए गए सारे गम सारे दुख सब कुछ मेरे ऊपर ही रह रहे हैं, तो आप इसको बोलते हैं पर्सनल फेबल। क्या बोलते हैं, पर्सनल फेबल। पर्सनल फेबल का मतलब होता है जब आप ये फील करने चाहते हैं, हे भगवान मैं क्यों, मैं ही क्यों, एक वर्ड क्या आता है, मैं ही क्यों, मैंने तेरा ऐसा क्या बिगाड़ा है कि सब। जैसे कोई बच्चा बार बार फेल हो जाता है तो उसके अंदर ये वाली बात आ जाती है पर्सनल फेबल वाली कि कहीं मुझी में तो कोई कमी नहीं है। ठीक है, चलिए इतना जानने के बाद काल्पनिक दर्शक और व्यक्तिगत दंतकथा की अवधारणा किसने दी थी। कोई अगर तुमसे पूछेगा ये वाली बात कि ये तो पता चल गया तुम्हें आज तक, ये सवाल मैं 99% जानता हूं आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, ये नहीं पता होगा। जैसे आपके सामने ये कि काल्पनिक दर्शक या व्यक्तिगत, तो ये तो तुम्हें पता था इमेजिनरी जो ऑडियंस है ये क्या है, बट इनको देने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है डेविड एक्लिन, है ना, एल्काइंड। तो अगर आप देखेंगे तो उनका नाम था ELKIND, है ना, डेविड एल्काइंड नाम होता है। देखिए हमारा आंसर यही है कि हाँ, तो डेविड जो एल्काइंड है वो उन्होंने ही अपना हमारे सामने कॉन्सेप्ट दिया था। पियाजे के अनुसार नैतिक विकास की जो दो अवस्थाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। पियाजे के हिसाब से नैतिक अवस्था की जो दो विशेषताएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, बताओ। नैतिक विकास की दो अवस्थाएं जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, जल्दी बताइएगा जी। हम्म, तो अगर आपने कहा कि पियाजे के अनुसार नैतिक विकास की दो अवस्थाएं, तो पियाजे दो बताता था, एक हेट्रो बताता था, एक ऑटो बताता था। हेट्रोनोमस ऑटोनोमस उनकी है, और जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है, हेट्रोनोमस ऑटोनोमस। हेट्रोनोमस होता है जब हम दूसरों की वजह से सोचते हैं, हेट्रोनोमस क्या होगा जब हम किसी दूसरे की, उस हेट्रो अदर्स की वजह से, ऑटो क्या होता है सेल्फ अपनी तरफ से। चलेगा, नया नंबर आपके सामने जो आता है ये पूछना चाहता है कि जो प्रायत नैतिकता एवं स्वायत्त नैतिकता के दूसरे नाम क्या है। मतलब जो हेट्रोनोमस और ऑटोनोमस है उसके दूसरे नाम क्या होते हैं। हेट्रोनोमस और ऑटोनोमस को जो दो नाम दिए जाते हैं वो क्या है। मेरे बच्चे हेट्रोनोमस और ऑटोनोमस के सामने एक बात याद रखना, जो कॉमन वर्ड होता है वो मोरल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन एक तरफ मोरल है एक तरफ इसमें कुछ और है। तो मोरल में एक वर्ड होता है रियलिज्म, वास्तविकता, यथार्थता, REL, रियल। मोरल रियलिज्म एक होता है रियलिज्म, और एक होता है रिलेटिवनेस। क्या होता है, रिलेटिवनेस, और RELATIVI, इसे रिलेटिज्म बोल देते हैं। तो मोरल जो रिलेटिविज्म है उसको जो बोला जाता है तो ये बोला जाता है ऑटोनोमस, और ये बोला जाता है हेट्रोनोमस। मतलब दूसरों के डर की वजह से काम यही करते हैं, अपनी सोच के साथ ये करते हैं। मुश्किल हो गया मुझे लग रहा है इनके लिए, है थोड़ा सा मुश्किल हो गया कॉन्सेप्ट, मुझे लग रहा है बालक बेचारे दुखी हो रहे हैं। हाँ जी, आगे समझ में भाई, डन। तो अगर आपने समझ लिया तो चलो आगे देख लेते हैं भाई। आपके सामने आ गया ना, तो मेरे बच्चे क्या है, मोरल रियलिज्म किसको बोला जाएगा, हेट्रोनोमस को, और मोरल जो रिलेटिवनेस है वो किसको बोला जाएगा, रिलेटिविज्म जो है वो आपको बोला जाएगा किसके साथ, हाँ ऑटो। एक काम कर लेना, यहाँ सही कर लेना, देखो जो प्रायत वाली बात है वो मोरल है यहाँ पर, और जो स्वायत्त वाली बात है ये, तो इधर हेट्रो जो है ये रियलिज्म है, ऑटो जो है ये रिलेटिविज्म है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े भाई आगे की तरफ, नेक्स्ट बढ़े आगे की तरफ, चलो। प्याजे के नैतिक विकास का अध्ययन किस खेल के नियमों पर किया गया था, ये लो। तो ये वाली बात को मुझे लग रहा हम बैच में तो शायद जान चुके हैं इस बात को, है ना यहाँ पर। तो अगर आपके सामने है कि जो प्याजे हैं जब अपने मोरल डेवलपमेंट का सिद्धांत जो है उसे बताता है, तो किस पर बताता है, तो वो क्या कहता है, गेम ऑफ मार्वल, जो कंचे नहीं खेलते तुम, कंचे के खेल पे बताता है कि वो एक दूसरे की मदद करते हैं कि नहीं करते हैं। वो एक दूसरे को कंचा इसलिए दे देते हैं ताकि भैया कोई खेल में छोड़ के ना ले जाए, या वो इसलिए मदद करते हैं कि भाई जिसके कंचे हैं उसे लगे कि भाई उसे ज्यादा पारी देनी होती है। ठीक, चलेगा। अब आपके सामने आता है एक सवाल और,
पियाजे के सिद्धांत की जो मुख्य आलोचना है वो क्या थी? जैसे हमारे कोलवर्ग था ना, तो उसकी आलोचना की उसने वो नहीं करा था, उसने महिलाओं को स्थान नहीं दिया था, जेंडर पे था। तो सेम तरीके से प्याजे के में क्या हुआ कि प्याजे ने इस पूरी की पूरी चीज को किस पर रखा था? बच्चों पर। तो उन्होंने बालकों की क्षमताओं को कम आंका था। मतलब उन्होंने कहा कि बच्चों में जो होता है वो लैक ऑफ मोरालिटी होती है, बच्चे में लैक ऑफ मोरालिटी होती है, बच्चे में नैतिकता कम होती है। लेकिन उसने बाद में अगर देखेगा आज के टाइम में, तो अगर आपने भी छत्तीसगढ़ में एक बच्चा देखा होगा जो इंग्लिश में कुछ बोल रहा है वायरल होते हुए इस तरीके से, ठीक है। तो यहां तक आपने ये जान लिया। अब इतना जानने के बाद आपके सामने फिर एक चीज आ जाती है, और जो आती है प्याजे के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होती है। तो ये आसान था, इसलिए मैंने आपसे पूछा नहीं कि प्याजे जब बताते हैं तो वो क्या बताते हैं कि एक जो टीचर होता है वो क्या होता है? फैसिलिटेटर होता है, सुविधा प्रदान करने वाला होता है। उसका काम सिर्फ डिलीवर नहीं करना होता इंफॉर्मेशन का, वो काम करता है जब बच्चे की जरूरत है वो उनके क्या आ जाए? सामने आ जाए, मदद करना है। प्याजे के सिद्धांत पर जो आधारित शिक्षण विधि है उसको क्या बोलेंगे बताओ? प्याजे जो हमारी जो प्याजे बच्चे जो को जो पढ़ाता है, प्याजे के हिसाब से जो शिक्षण विधि है वो क्या है? एसएसटी वाला रहने दो क्या? 588 जो हमने वन लाइनर में रखे थे, इन्हें तो ऑप्शन वाले ही चाहिए। है ना? 588 वही उसमें ही चाहिए, ऑप्शन में। ऑप्शन में दे दोगे इसे वन लाइनर से हटा के? है जी, क्या बोलते हो? मतलब वो चार ऑप्शन वाला ही दे दूं क्या? हाँ जी, डन। ऑप्शन का चलो फिर देखते हैं। प्याजे के सिद्धांत पर जो आधारित शिक्षण विधि है बेटा, याद रखना उसी को हम डिस्कवरी मेथड, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था? बच्चे खोज करते हैं, बच्चे क्या है? नन्हे साइंटिस्ट हैं इंक्वायरी में। तो याद रखना अगर कभी भी कोई पूछेगा तो उसके बाद प्याजे के सिद्धांत पर जो आधारित शिक्षण विधि होती है उसमें मेरे बच्चे हम क्या करेंगे? खोज, अन्वेषण और इस आधार पर, ठीक है। हाँ, ये ना मेरे बच्चे क्वेश्चंस ना बहुत बढ़िया हैं, और ये काबिल तारीफ क्वेश्चन थे ये वाले जो हमने बनाए थे। मैं इस पर, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इसको ना हम उसमें ले लेते हैं, वन लाइनर से नहीं उसमें की जाए। अच्छा एक बात बताओ, सेम क्लास को वन लाइनर की जगह उसमें कर दूं? उसमें अरे मेरे ही तो क्वेश्चन है, ये किसी के नहीं बेटा, किसी के मम्मी पापा के सवाल नहीं है ना, सीबीएसई वालों के, मेरे अपने सवाल हैं। ये मेरी नेट एजुकेशन के सवाल हैं, इसमें आना। इन्हें ऑप्शन में ले आऊं? क्या बोलते हो बताओ? हाँ ऑप्शन में दे देते हैं इन्हें। कल मेरी दो क्लास कर दो ना। तो एसएसटी वाले ऑप्शन में दे दे, इस बाद में दे दो। हम्म। सर जी आज तो चैट भी बहुत स्लो है। नहीं अभी दिखाऊं? बेटा एक बार हेलो बोलियो। ओ मेरे बाबू, एक बार बच्चे को दिखाना अपनी चैट का, इस क्लास की चैट दिखाना। कल कल फास्ट भी, अरे हाँ यार, कल तो मेरा भी फास्ट है, मंडे है। हाँ हाँ। पढ़ ले बेटा, हेलो आ गया। बहुत बढ़िया, शाबाश, हो तो तुम मेरे ही। चलो एक काम करेंगे, कल इसे ना उसमें ले आता हूँ, कोई नहीं, मतलब वन लाइनर से हटा के, हाँ वन लाइनर से हटा के से उसमें ऑप्शंस में ले आता हूँ। सेम क्लास है, सवाल थोड़े बढ़िया रहेंगे, तुम्हें याद भी रहेंगे, तो इन्हें कल उसमें लेके आते हैं, ठीक है। चलो फिर कल करेंगे, आज तुम भी संडे बनाओ हम भी संडे बनाते हैं, बतेरी लंबी क्लास ले ली, और क्या है, तो एक डेढ़ घंटा हुआ है क्या। चलो कल ऑप्शन में बना के लाता हूँ, ठीक है। हाँ अच्छा, क्वेश्चन के आंसर की, हाँ आंसर कम दे रहे हैं, आंसर कम दे रहे हो, लेकिन तुम, हाँ इस वाली बात में तो मैं भी हूँ, आंसर कम दे रहे हो तुम। ये रहा भाई सीडीपी की जो टॉपिक वाइज मैराथन होगी, 8 घंटे 888 सवाल के साथ। वो मुलाकात करेंगे आपसे हम कितने दिन? संडे में 14 तारीख को, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर। ये कल लगवा देना दोबारा भी, ठीक है, बाय बाय।